नमस्कार। अब हम लोग जो है बेसिक थर्मोडायनेमिक्स सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट बेसिक थर्मोडायनेमिक्स। इस सब्जेक्ट को अगर हम देखें तो ये थर्मोडायनेमिक्स सब्जेक्ट बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड है, जिसे पहले पार्ट को आप थर्मो में डील करते हैं और दूसरा डायनेमिक्स कहलाता है, डायनेमिक्स। अब जा समझिए बेसिक इसका कि डायनेमिक्स का जो रिलेशन है, कोई चीज़ की डायनेमिक है अगर कोई चीज़, तो उसके डायनेमिक होने का जो मीनिंग है, इसका मतलब है वो चीज़ मोशन में है। कोई भी चीज़ अगर डायनेमिक है तो इसका मतलब है वो मोशन में है। और अगर कोई चीज़ मोशन में है तो एक बात तय है, चाहे उसके अंदर कोई नेचुरल पावर होगी, चाहे वो नेचुरल पावर होगी उसके अंदर, या एक कोई आर्टिफिशियल पावर होगी, लेकिन उसके अंदर पावर होगी जरूर। कोई चीज़ अगर मोशन में है, कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है, तो उसके अंदर चाहे वो नेचुरल पावर में हो, अपने नेचुरल पावर से वो चल रही हो, मोशन में हो, या आर्टिफिशियल हम लोगों ने पावर उसको दिया है, यानी कहीं न कहीं इसका संबंध मोशन का इस पावर से होके आता है, दैट इज पावर। और पावर को अगर डिफाइन करते समय हम लिखते हैं कि पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क या वर्क डन पर सेकेंड, यानी अल्टीमेटली इसका रिलेशनशिप वर्क डन से है। थर्मो जो आपका है ये साइंस है जिसमें आप हीट के बारे में डिस्कस करते हैं, हीट के बारे में डिस्कस करते हैं। यानी अगर आप दोनों पोर्शन को मिलाएं, थर्मो और डायनेमिक्स को, तो आपको ये मिलेगा कहीं न कहीं एक हीट के बारे में और दूसरा वर्क डन के बारे में डील कर रहा है। दोनों एक एनर्जी है, हीट भी एक एनर्जी का फॉर्म है, दैट इज एनर्जी, और वर्क भी आपका एनर्जी है, वर्क भी आपका एनर्जी में है। तो सवाल यह है कि थर्मोडायनेमिक्स को जब डिफाइन हम लोग करते हैं तो हम लोग लिखते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स इज ए साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, या आप ये भी बोल सकते हैं थर्मोडायनेमिक्स साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जो हीट को वर्क में कन्वर्ट करने के वेज को बताती है, तरीके को बताती है। थर्मोडायनेमिक्स इज ए साइंस विच डील्स विद द कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू द वर्क डन। कैसे आप हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सकें, वो कौन से तरीके हैं, ये आप इस सब्जेक्ट के अंदर जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स, हम लोग इसको पढ़ते हैं। जरा समझिए, कोई क्वेश्चन अराइज यहां होता है कि हम लोग हीट को वर्क में क्यों कन्वर्ट करने का तरीका पढ़ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि हम लोग हीट को वर्क में कन्वर्ट क्यों करें, व्हाई शुड वी कन्वर्ट हीट into work done। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट थर्मोडायनेमिक्स की डिफिनीशन में ये चीज क्लियर है कि थर्मोडायनेमिक्स साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जो हीट को वर्क में कन्वर्ट करती है। हीट को वर्क में कन्वर्ट क्यों किया जाए, ये एक क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो ये है कि हीट एक डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है। जो हीट है टेक्निकली देखें आप तो इसे बोला गया है डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ऑफ एनर्जी है। हीट एक डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और जो वर्क डन है आपका या वर्क है आपका, दैट इज वर्क, ये आपका ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसका मतलब है थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली कर क्या रही है कि हीट जो कि एक डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है, उसे वर्क डन एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है। एक डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी को एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करना थर्मोडायनेमिक्स ये तरीका सिखाता है कि कैसे हम एक डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी को एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर सकें। कभी कभी इस हीट को डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी को कभी कभी हम लोग इसको लो ग्रेड एनर्जी भी बोलते हैं, लो ग्रेड एनर्जी भी बोलते हैं।
लो ग्रेड एनर्जी, और जो ये ऑर्गेनाइज फॉर्म है जिसे वर्क आप बोलते हैं, इसे हाई ग्रेड एनर्जी बोलते हैं, हाई ग्रेड एनर्जी, लो ग्रेड एनर्जी एंड हाई ग्रेड एनर्जी। यानी इसका मतलब ये है कि हम ये कह सकते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जो एक डिसऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी को ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करने का तरीका बताती है। वो ये भी बता सकते हैं आप कि एक लो ग्रेड एनर्जी को कैसे एक हाई ग्रेड एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सके। इसके जो तरीके हैं, क्योंकि कन्वर्जन इंपॉर्टेंट नहीं है, कन्वर्जन इफिशियंट हो ये इंपॉर्टेंट है। अगर कोई चीज आप कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसकी इफिशियंसी कितनी है, थर्मोडायनेमिक्स ये भी बताएगा कि कैसे एक इफिशिएंटली आप किसी लो ग्रेड एनर्जी को कैसे एक हाई ग्रेड एनर्जी में कन्वर्ट कर सके, या एक डिसऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी को ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर सके। अब क्वेश्चन फिर अराइज हुआ, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज डिसऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्वेश्चन इज व्हाट इज डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी और लो ग्रेड एनर्जी। व्हाट इज डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड व्हाट इज द ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसको अगर हमको समझना है तो बेसिकली हम इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। सपोज हमने, ये हमारे पास एक रोड है, इसके ऊपर सपोज एक आपके पास ट्रॉली है जिसमें कुछ अमाउंट में पत्थर रखे हुए हैं, और इस ट्रॉली को यहां से 2 डायरेक्शन में आपका रोप लगी हुई है, और इसका जो फाइनल डेस्टिनी है वो यहां तक है, यानी इसको यहां तक पहुंचना है, इस ट्रॉली को यहां से यहां तक पहुंचना है। ये आपका एम है, ये फाइनल पॉइंट है, दैट इज फाइनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट जहां से पहुंचना है। और हमारे पास सपोज मॉलिक्यूलर फॉर्म में पर्सन्स अवेलेबल हैं, सपोज आपके पास 5 मॉलिक्यूल्स हैं, और इन मॉलिक्यूल्स के साथ एक खास बात यह है कि मॉलिक्यूल्स के अंदर जो पावर है, हर किसी मॉलिक्यूल्स के, हर किसी पर्सन के अंदर जो इनकी जो एनर्जी है, जो पावर है, वो सभी के लिए सेम है, यानी इन सभी में एनर्जी सेम है, यानी ये इक्वल पावरफुल हैं जितने भी यहां पर खड़े हुए हैं। अब समझिए जरा डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी और ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या कहते हैं, समझ क्या होती है ये। सपोज आपको यहां से यहां पर आदमी भेज करके इस ट्रॉली को, जो पत्थर से भरी हुई ट्रॉली है, इसको आपको यहां तक पहुंचाना है जो आपको फाइनल पॉइंट है, यानी जो आपका रिजल्ट है, जिसे फाइनल पॉइंट बोलिए, ये आपका रिजल्ट जो दे रहा है, दैट इज रिजल्ट, किसी भी फॉर्म में हो ये रिजल्ट है आपका। अगर वहां तक पहुंच गई ट्रॉली तो इसका मतलब है हमने फाइनल रिजल्ट अचीव कर लिया। सपोज अब हमारे पास अगर थर्मोडायनेमिक्स का नॉलेज नहीं है तो सपोज हमने क्या किया कि एक पर्सन को इधर भेज दिया, सपोज 1 पर्सन इज हियर, और 4 पर्सन को हम लोग यहां डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, इस साइड डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, यानी 4 लोग यहां खड़े हो गए खींचने के लिए इसे, और 1 लोग उस दिशा में खड़े हो गए। क्योंकि सभी के पास पावर सेम थी तो यहां पर एक व्यक्ति खींच रहा होगा इस दिशा में जहां पर आपको आउटपुट आना है, और यहां पर अपोजिट डायरेक्शन में कई लोग इसको खींच रहे होंगे, तो ये ट्रॉली इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगी, यानी आपका फाइनल जो रिजल्ट है जिसे आपको पहुंचाना है जहां पर ट्रॉली, वहां पहुंच नहीं पाएगी। अब आप क्या करिए कि इसमें से एक आदमी को फिर से आप यहां से हटा करके इस दिशा में लगा दीजिए, यहां पर फिर से पुट कर दीजिए, यानी एक आदमी को हमने यहां से हटा दिया, सपोज हमने इस आदमी को यहां से हटा दिया, अब हटा दिया। अभी भी इधर से 3 मॉलिक्यूल्स हैं या 3 पर्सन लगे हुए हैं, यहां पर केवल 2 आदमी हैं। क्योंकि सभी का पावर एनर्जी सेम है इसलिए अभी भी इधर आपका ट्रॉली मूव कर जाएगी, क्योंकि यहां पर 3 पर्सन्स इन्वॉल्व हैं। अब फिर से हमने एक आदमी को उठाया और यहां लगा दिया, हमने यहां से एक आदमी को फिर हटाया और यहां लगा दिया। अब जरा देखिएगा, आपको जाना इस दिशा में है, आपने 3 आदमी को इधर लगाया, 2 आदमी को इधर। अब यही जो ट्रॉली की डायरेक्शन होगी, ये ट्रॉली की डायरेक्शन क्या होगी, चेंज हो जाएगी और इस दिशा में मूव करना शुरू कर देती है। यानी अब इससे भी ज्यादा ये 3 लोग इधर से खींचेंगे, 2 लोग इधर से खींच रहे हैं, ये एक आदमी
आदमी की एनर्जी इसको खींचते हुए जो है, जब जैसे हम लोगों ने यहाँ से एक आदमी को और उठा करके इस साइड किया, जब यहाँ 3 मॉलिक्यूल्स या 3 पर्सन हो गए हैं, अब देखिए एनर्जी का डायरेक्शन चेंज हुआ और आपकी ट्रॉली इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देती है। यानी जो फाइनल डेस्टिनी है उसकी दिशा में अब आप आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। अब इसमें से एक आदमी को और हटाइए, आप यहाँ से हटा करके फिर हम लोग यहाँ कर देते हैं। तो अब इसके पास 4 एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं और इसके पास इस दिशा में खींचने के लिए केवल 1 मॉलिक्यूल्स है जो इस दिशा में इसको ले जाएगा। इसका मतलब है ये ट्रॉली अब इससे भी जल्दी यहाँ पहुँच सकती है। अब आप इस आदमी को भी यहाँ से हटा करके यहाँ पर प्लेस कर दीजिए। अब क्या होगा, ये ट्रॉली सबसे कम समय में आपका तभी पहुंच पाएगी जब इसके 5 मॉलिक्यूल्स एक डायरेक्शन में होंगे। यानी कहने का मतलब है, जब यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स थे, यहाँ 3 मॉलिक्यूल्स थे, यहाँ पर 3 हैं मॉलिक्यूल्स आपके, सपोज ये 3 मॉलिक्यूल्स थे, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स थे, तब जो टाइम लग रहा था तब भी ये डेस्टिनी पॉइंट पर पहुंचना था इसे, क्योंकि ओवरऑल डायरेक्शन इस दिशा में था, तब भी ये डेस्टिनी पे पहुंचता, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है इसको यहाँ पहुंचने में। जैसे आपने इस आदमी को हटा के यहाँ किया, एनर्जी का डायरेक्शन और आपका सही डायरेक्शन में आया तो इसको पहुंचना आसान हो गया, और इसको हटा देंगे तो आपका पूरी की पूरी एनर्जी एक डायरेक्शन में आ जाएगी और ये जल्दी से यहाँ पहुंच जाएगा। इसका कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि इसी को ही आप डिसऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी कह सकते हैं। यानी आप जब इनको यहाँ भेज रहे थे तो आप फाइनल डेस्टिनी से, जो आपका ऑब्जेक्टिव था, उससे दूर हो रहे थे। ये ट्रॉली इधर मूव कर रही थी, तो आप एनर्जी को यूटिलाइज तब भी आप कर रहे थे, एनर्जी को यूटिलाइज अभी भी कर रहे हैं। जब एनर्जी को आप सही डायरेक्शन में यूटिलाइज करेंगे तब आपको जो एनर्जी मिलती है उसे ही हाई ग्रेड एनर्जी बोला गया है। हाई ग्रेड एनर्जी, हाई ग्रेड या ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म बोला गया है। यानी एनर्जी जब ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होती है तो आपको प्रैक्टिकली जो फाइनल आउटपुट रिजल्ट होता है वो इजीली और एफिशिएंटली मिलता है। जब आपने यहां पर 2 लगाया, यहां पे 3 लगाया, तब भी आपको आउटपुट मिल रहा था, लेकिन वो उतना एफिशिएंट नहीं था। जैसे आपने एक आदमी और यहां से हटा के यहां पे किया, आपको कम समय में वही काम मिल गया। आपको जैसे ही आपने सभी आदमियों को एक डायरेक्शन में लगा दिया तो फाइनल आउटपुट आपको बहुत आसानी के साथ मिल गया। यानी जैसे जैसे आप आदमी को इस डायरेक्शन में मूव कराते रहें या एनर्जी पैकेट्स को इस डायरेक्शन में आप मूव कराते रहें, आप उस टोटल एनर्जी को आप ऑर्गेनाइज करते गए। यही कॉन्सेप्ट है बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स का, जिसमें एक हाई ग्रेड या एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी तैयार होती है। तो एक बेसिक्स अगर देखें थर्मोडायनेमिक्स का, तो हीट के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में नहीं होते हैं, इसलिए इस मॉलिक्यूल्स को ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है किसके द्वारा? वर्क डन के द्वारा। तो ये साइंस है थर्मोडायनेमिक्स, जो एक डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी को एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करने का तरीका बताती है। और सिर्फ तरीका नहीं, कैसे इसे एक एफिशिएंट वे में कन्वर्ट किया जा सके, कैसे आप इफेक्टिवली इसको एक लो ग्रेड एनर्जी को हाई ग्रेड में कन्वर्ट करें, कैसे एक डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में इफिशिएंटली कर सकें ताकि आउटपुट इजीली आपको अचीव हो सके। ये तरीका आपको बेसिक थर्मोडायनेमिक्स सब्जेक्ट के द्वारा आपको मिलेगा। ये तरीका ये सिखाएगा ये कौन कौन से ऐसे प्रोसेस हैं, कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिसके द्वारा अगर हम मूव करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में तो आपको कैसे एक लो ग्रेड एनर्जी को हाई ग्रेड एनर्जी में इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है, ये बताया जाएगा आपको। कैसे आप एक डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, ये तरीका जो है आपको ये सब्जेक्ट बताता है। तो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के पहले उस सब्जेक्ट का एम जानना जरूरी है। इस सब्जेक्ट का बेसिक एम ये है कि एक लो ग्रेड एनर्जी को कैसे हम एक हाई ग्रेड एनर्जी में कन्वर्ट करें। ग्रेडिंग का सिर्फ मतलब यह है कि एक ऐसी एनर्जी जो आपके ज्यादा काम की है वो हाई ग्रेड कहलाएगी, एक ऐसी एनर्जी जो आपके प्रैक्टिकली यूज में नहीं आ रही है उसे आप लो ग्रेड एनर्जी कहते हैं। दोनों एनर्जी है, दोनों नाइदर कैन बी डिस्ट्रॉयड नॉट कैन बी क्रिएटेड। तो लो ग्रेड एनर्जी भी आपके काम की है, हाई ग्रेड एनर्जी भी काम की है, लेकिन हाई ग्रेड एनर्जी प्रैक्टिकली ज्यादा यूजुअल है, इसलिए हम लोग हीट को वर्क डन में कन्वर्ट करते हैं। हम वर्क को हीट में कन्वर्ट इसलिए नहीं करते क्योंकि एक
हाई ग्रेड एनर्जी में हाई ग्रेड एनर्जी को लो ग्रेड एनर्जी में कन्वर्ट करने का कोई अस्तित्व नहीं है। केवल एक लो ग्रेड एनर्जी को कैसे हम हाई ग्रेड एनर्जी में कन्वर्ट करें ये हमें सीखना है, और ये सब्जेक्ट जो सिखाएगा उसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। तो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए उसके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को जानना होता है। कुछ उसमें ऐसे शब्द होते हैं जिनके बारे में हमको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम ये बोल सकते हैं कि सब्जेक्ट थर्मोडायनेमिक्स की शुरुआत जो होती है और ये शुरुआत होती है सब आपके कॉन्सेप्ट से जिसका नाम है सिस्टम। और सिस्टम को हम जानेंगे कि सिस्टम होता क्या है। द सिस्टम, पहली हेडिंग आपके पास होनी चाहिए, दैट इज सिस्टम। सिस्टम से शुरू करते हैं। व्हाट इज सिस्टम? सिस्टम लिखिएगा, प्रिस्क्राइब्ड रीजन इन स्पेस, prescribed region in space, prescribed region in space upon which our study is concentrated, prescribed region in space upon which our study is focused या concentrated is known as system, is known as system। यानी देखिएगा, रीजन स्पेस में कोई भी रीजन आप ले लीजिए, स्पेस में कोई भी रीजन आप ले लीजिए जहां पर आपको अपनी स्टडी फोकस करनी है। तो एक बात ये तय है, स्टडी की जाएगी रीजन। प्रिस्क्राइब्ड रीजन इन स्पेस का जो मीनिंग है वो ये है कि आप जिस जगह पर स्टडी करना चाहते हैं वहां पर सिस्टम डिफाइन करने के लिए दो चीजों का होना आवश्यक है। एक तो ये मैटर इसके अंदर होना चाहिए, मैटर, प्लस इस मैटर को एक बाउंड्री के द्वारा बंधा होना चाहिए। जो आपका मैटर है वो एक बाउंड्री के द्वारा बंधा होना चाहिए ताकि जो आपका सराउंडिंग है उससे ये मैटर अलग हो सके, ये सिस्टम अलग हो सके। तो ये आपका मैटर होगा, यानी इसके अंदर मैटर का होना मस्ट है किसी सिस्टम को डिफाइन करने के लिए, क्योंकि आपको स्टडी करना है। स्टडी अगर आप ऐसे ही हाइपोथेटिकली कोई ऐसी जगह लीजिए जहां पर आपका कोई मॉलिक्यूल्स नहीं है यानी वैक्यूम है, तो अगर आप देखिए उस वैक्यूम में भी आप एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम एज्यूम कर सकते हैं। सपोज ये आपने कोई स्पेस में एक ऐसी जगह ली जहां पर कुछ नहीं, फिर भी आपने थर्मोडायनेमिक सिस्टम एज्यूम कर लिया। इसके अंदर अगर मैटर नहीं है तो स्टडी आप किस चीज के करेंगे? इसका मतलब यह है कि अगर वैक्यूम है, कहीं पर वैक्यूम है, तो कभी भी वैक्यूम डायनेमिक सिस्टम नहीं बन सकता है, नहीं हो सकता है। यानी वैक्यूम कैन नेवर बी थर्मोडायनेमिक सिस्टम। अगर सिस्टम होना है थर्मोडायनेमिक्स के अंदर तो उसके पास दो चीजों का होना जरूरी है। एक, सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मैटर होना चाहिए, कुछ न कुछ उसके अंदर मॉलिक्यूल्स, एटम्स होने जरूरी हैं, क्योंकि आपको स्टडी यूनिक करनी है। जहां पर कुछ है ही नहीं उसकी में स्टडी किस चीज का करेंगे? तो इसलिए वैक्यूम कभी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम नहीं हो सकता है। भले ही आपने रीजन ऑफ स्पेस का जो मीनिंग है वो ये है सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मैटर, और ये मैटर किसी बाउंड्री के द्वारा सराउंडिंग से क्या होना चाहिए? सेपरेट होना चाहिए, अलग होना चाहिए। तो यानी मैटर को जो आपका सर्टेन क्वांटिटी है, इसको जो सराउंडिंग से आपको अलग करता है वो लाइन आपका बाउंड्री कहलाती है, बाउंड्री कहलाती है। तो यानी बाउंड्री जो मैटर को या सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मैटर या सिस्टम जिसे बोलते हैं, सिस्टम को जो सराउंडिंग से अलग करता है, इसे क्या कहलाता है? बाउंड्री कहलाता है। तो दूसरी हेडिंग में सिस्टम के बाद आप बाउंड्री डालेंगे। बाउंड्री the separation between system and surrounding, the separation between system and surrounding is known as boundary।
द सेपरेशन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज नोन एज बाउंड्री। जो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में सेपरेशन है, जो सेपरेट करता है सिस्टम और सराउंडिंग को, उसको आप बाउंड्री नाम देते हैं। ये बाउंड्री मस्ट है अगर आपको सिस्टम डिफाइन करना है। तो सिस्टम डिफाइन करने के लिए दो चीजों का होना आवश्यक है, एक सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मैटर और दूसरा आपका एक बाउंड्री जो इस सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मैटर को क्या करे, सराउंडिंग से अलग कर सके। इसका होना जरूरी है आपका बाउंड्री का। अब ये बाउंड्री कई तरीके से हो सकती है, रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है, रिजिड भी हो सकती है, मूवेबल भी हो सकती है। बाउंड्री कई तरीके से हो सकती है। फिलहाल अभी हम लोग सराउंडिंग पर फोकस करेंगे, सराउंडिंग पे फोकस करेंगे। हम लोग सराउंडिंग पर फोकस करेंगे। व्हाट इज सराउंडिंग, व्हाट इज द सराउंडिंग। सराउंडिंग को अगर डिफाइन करते समय हम लोग लिखते हैं एनीथिंग, लिखिएगा एनीथिंग away from the anything away from the system or anything external to the system, anything external to the system is known as surrounding। कोई भी चीज जो सिस्टम से बाहर हो, एनीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम, यानी ये सिस्टम है आपका, सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मैटर क्या है आपके लिए, एक सिस्टम है। इस सिस्टम से कोई भी चीज बाहर होगी अपने आप किसका पार्ट बन जाएगी, सराउंडिंग का पार्ट बन जाएगी। यहां पर जो भी आपका पोर्शन है ये आपका सराउंडिंग का पार्ट बन जाएगा। अब थोड़ा सा इस पे विशेष ध्यान दीजिए कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अंदर आपके लिए सपोज कोई भी आपने एक सिस्टम यहां पर कोई डेवलप किया सिस्टम, और आपने कोई भी चीज यहां पर है, ए कोई ऑब्जेक्ट है, बी कोई ऑब्जेक्ट है, सी कोई ऑब्जेक्ट है, ऐसे ऐसे ऑब्जेक्ट्स आपके हैं, और आपने कहा कि एनीथिंग अवे फ्रॉम द सिस्टम, ये आपका सिस्टम है, इस सिस्टम से बाहर कोई भी चीज होगी तो आपका किस पार्ट क्या हो जाएगा, सराउंडिंग हो जाएगी। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स जो डिफाइन करती है वो ये है कि जो बेसिक थर्मोडायनेमिक सिस्टम होता है या थर्मोडायनेमिक सराउंडिंग होती है, उसमें बेसिकली इस चीज का अंतर है कि ये बाउंड्री क्या करती है। सराउंडिंग को डिफाइन करते समय आप ये जानिए कि सराउंडिंग सिस्टम के बाहर का वो रीजन होना चाहिए जो इस सिस्टम की प्रॉपर्टी को इफेक्ट करने की काबिलियत रखता हो। थर्मोडायनेमिकली आप ऐसे नॉर्मल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि थर्मो सराउंडिंग जो है कोई भी चीज जो सिस्टम से पार्ट से बाहर है। अगर कोई बाहर की ऐसी चीज जो सिस्टम के लिए मायने नहीं रखती है, वो उस सिस्टम की थर्मोडायनेमिक सराउंडिंग नहीं कहलाएगी। थर्मोडायनेमिक सराउंडिंग होने का मतलब यह है कि ऐसी चीजें जो सिस्टम के बाहर हों और वो सिस्टम की प्रॉपर्टी पर इन्फ्लुएंस करने की काबिलियत रखते हों, इसे आप थर्मोडायनेमिकली टेक्निकली करेक्ट थर्मोडायनेमिक सराउंडिंग बोल सकते हैं। कि कोई भी चीज जो सराउंडिंग तभी कहलाएगी जब वो सिस्टम की प्रॉपर्टी को इफेक्ट करने की काबिलियत रखता हो। यानी एनीथिंग अवे फ्रॉम द सिस्टम या एक्सटर्नल टू द सिस्टम, एनीथिंग की जगह आप ये भी कह सकते हैं टेक्निकली एवरीथिंग विच इफेक्ट द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम इज नोन एज द सराउंडिंग। जो भी बाहर है सराउंड सिस्टम के लेकिन इस सिस्टम की प्रॉपर्टी को इफेक्ट करने की काबिलियत रखता हो तो आप उसे बोल सकते हैं थर्मोडायनेमिक सराउंडिंग है। कोई भी चीज बाहर है तो उसका मतलब नहीं है। थर्मोडायनेमिक एक स्पेसिफिक साइंस है जिसको पढ़ते समय हमको ध्यान रखना पड़ेगा। सिस्टम डिफाइन करते समय हमने दो चीजों को जरूरत पड़ी थी, एक सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मैटर। यहां भी आपका वैक्यूम में आपने स्पेस ले लिया था, लेकिन हमने किया कि वैक्यूम कभी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम नहीं बन सकता है क्योंकि कोई मॉलिक्यूल्स वहां नहीं है, स्टडी किस चीज का करेंगे हम लोग। ऐसे ही जब हमने सिस्टम को डिफाइन किया टेक्निकली कि सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मैटर होना चाहिए, उसके अंदर एक सर्टेन बाउंड्री के अंदर बधा होना चाहिए, और उसके बाद जब टेक्निकली हम डिफाइन सराउंडिंग को करते हैं तो ऐसा नहीं बोल सकते हैं कैजुअली कि कोई भी चीज जो सिस्टम के बाहर हो आपकी थर्मोडायनेमिक सराउंडिंग हो जाएगी। वो सराउंडिंग हो सकती है। थर्मोडायनेमिक सराउंडिंग होने के लिए ये चीज मस्ट है कि वो सिस्टम के बाहर होकर सिस्टम की प्रॉपर्टी को इफेक्ट करने की काबिलियत भी रखता हो। सपोज हमारे पास एक कोई भी सिस्टम है जिसके अंदर हमने एक लिक्विड लिया जिसका टेम्परेचर जो है 50 डिग्री सेल्सियस है।
यानी ये जो इसके अंदर सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मैटर है, ये आपका लिए क्या हो जाएगी, सिस्टम हो जाएगी। ये आपके लिए क्या है, सिस्टम है। क्योंकि ये सेपरेट हुई है, जिसके द्वारा ये वाला जो पोर्शन है ये आपका क्या बन जाएगा, बाउंड्री बन जाएगा, ये बाउंड्री हो जाएगा। इसका टेम्परेचर कितना है, 50 डिग्री सेल्सियस। अब यहां पर सपोज कोई आपकी साइकिल चल रही है और यहां पर एक और सिस्टम रखा हुआ है जिस पर कोई फ्लूइड है जिसका टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस। अब जा समझिए कॉन्सेप्ट को। थर्मोडायनेमिक्स को एनीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम, सिस्टम के बाहर तो आपकी साइकिल भी है, सिस्टम के बाहर ये ऑब्जेक्ट ए है तो ये बी है, बी वाला ऑब्जेक्ट भी है जिसके अंदर फ्लूइड रखा हुआ है जिसका टेम्परेचर कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस। अब सवाल ये, थर्मोडायनेमिक्स की सराउंडिंग में साइकिल नहीं आई कंसिडर की जाएगी। उसकी वजह है इस सिस्टम का इस साइकिल से कोई संबंध नहीं है। लेकिन जो आपका पॉट के अंदर, बी के अंदर जो रखा हुआ फ्लूइड है जिसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, ये इस सिस्टम के प्रॉपर्टी को इन्फ्लुएंस करने की काबिलियत रखता है। फॉर एग्जांपल, इसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है, इसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, यानी इसका टेम्परेचर ज्यादा है और इसका टेम्परेचर कम है, यानी इन दोनों के बीच में एक टेम्परेचर ग्रेडियंट क्रिएट हो सकता है, डेल्टा टी क्रिएट हो सकता है, जिससे क्या होगा, हायर टेम्परेचर से हीट फ्लो करके कहां चली जाएगी, लोअर टेम्परेचर में चली जाएगी। यानी सिस्टम की इसका टेम्परेचर डाउन कराने की काबिलियत इसके अंदर है। तो कोई भी चीज जो सिस्टम के बाहर है थर्मोडायनेमिक सराउंडिंग हो जाएगी, ऐसा नहीं है। थर्मोडायनेमिक सराउंडिंग होने के लिए ये मस्ट है कि वो सिस्टम की प्रॉपर्टी को चेंज करने की काबिलियत रखता हो, क्योंकि इसके अंदर 10 डिग्री सेल्सियस है, इसका टेम्परेचर कम है, सिस्टम के अंदर रखे हुए फ्लूइड का टेम्परेचर ज्यादा है, ये हायर टेम्परेचर से हीट लोअर टेम्परेचर पर लाने की कोशिश कर सकता है, यानी ये कोशिश कर रहा है कि इसका टेम्परेचर डाउन किया सके, यानी सिस्टम की थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी को चेंज करने की इसके अंदर क्षमता है। इसलिए ये आपके लिए क्या बन जाएगा, थर्मोडायनेमिक सराउंडिंग, थर्मोडायनेमिक सराउंडिंग। तो बेसिक्स ये है कि सराउंडिंग का मतलब कोई भी चीज जो सिस्टम से बाहर है सराउंडिंग कहलाती है। एक नॉर्मल डिफिनीशन में हम कह देते हैं, लेकिन बेसिकली हर वो चीज जो सिस्टम की बाउंड्री से बाहर है और सिस्टम की बाउंड्री पर हर वक्त एक दबाव बनाए हुए है कि हम इसकी प्रॉपर्टी को, इस सिस्टम की प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं, वो हर चीज जो सिस्टम से बाहर है थर्मोडायनेमिक सराउंडिंग का पार्ट कंसीडर किया जाएगा। तो हम लोगों ने बेसिकली सिस्टम डिफाइन किया। कोई सिस्टम डिफाइन करने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ी आपको, एक तो सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मैटर और दूसरा वो मैटर किसी न किसी बाउंड्री से आपका क्या होना चाहिए, सेपरेट होना चाहिए। बाहर कोई भी चीज है आपका तो उसे आप बोलेंगे थर्मोडायनेमिक सराउंडिंग बोलते हैं, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं है। थर्मोडायनेमिक सराउंडिंग करने के लिए कुछ टेक्निकल पैरामीटर्स भी हैं जिसे आपको समझना पड़ेगा कि वो सिस्टम की प्रॉपर्टी को चेंज करने की काबिलियत रखता हो। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है आपके पास, थर्मोडायनेमिक सराउंडिंग है। अगर आप इस सिस्टम और इस सराउंडिंग को मिला दीजिए, सपोज हमारे पास ये सिस्टम है आपका, दिस इज योर सिस्टम, हमारे पास ये सिस्टम है और आपका ये बाउंड्री है और ये आपकी सराउंडिंग है, दिस इज योर सराउंडिंग। अगर इस सराउंडिंग, ये आपके पास सराउंडिंग है, ये सिस्टम है, ये बाउंड्री है, अगर आप इस सिस्टम और सराउंडिंग को मिला दें तो जो बनेगा उसी का नाम है थर्मोडायनेमिक यूनिवर्स। ये एक यूनिवर्स का निर्माण होगा, थर्मोडायनेमिक यूनिवर्स। यानी थर्मोडायनेमिक सिस्टम प्लस थर्मोडायनेमिक सराउंडिंग इज नोन एज थर्मोडायनेमिक यूनिवर्स। यानी सिस्टम और सराउंडिंग को अगर आप मिला देंगे तो आप बोल सकते हैं ये क्या बनेगा, थर्मोडायनेमिक यूनिवर्स। यानी यूनिवर्स इज इक्वल टू, अगर आप देखें, यूनिवर्स इक्वल टू सिस्टम प्लस सराउंडिंग। यूनिवर्स इक्वल टू सिस्टम प्लस सराउंडिंग। ध्यान रखिएगा, सराउंडिंग का मतलब एनीथिंग अवे फ्रॉम द सिस्टम नहीं, सिस्टम के बाहर की वो चीज जो सिस्टम की
प्रॉपर्टी को चेंज करने की काबिलियत रखता है। तो सिस्टम थर्मोडायनेमिक होना चाहिए, सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मैटर हो, ये बाउंड्री के द्वारा सेपरेट हो रहा है, तो ये सिस्टम है आपका। बाहर सराउंडिंग है जो इस सिस्टम की प्रॉपर्टी को चेंज कर सकता है। जब इन दोनों को आप क्लब कर देंगे, मिला देंगे, तो आपका बनेगा थर्मोडायनेमिक यूनिवर्स बन जाएगा। और इसी थर्मोडायनेमिक यूनिवर्स के अंदर भी आपका पूरा का पूरा थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट डील किया जाता है। इसी थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट को हम इस यूनिवर्स के कॉन्सेप्ट से डील करते हैं। तो सिस्टम, बाउंड्री, सराउंडिंग और यूनिवर्स, 4 बेसिक फंडामेंटल टर्म्स हैं जो थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट में आपको पता होना चाहिए कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या है। बार बार ये फ्रिक्वेंटली यूज होने वाले टर्म्स हैं। सिस्टम क्या है, सराउंडिंग्स क्या है, बाउंड्री क्या है और यूनिवर्स क्या है। अब हम उसके बाद बेसिक स्पेस के आएंगे कि सिस्टम्स कितने तरह से होते हैं, बाउंड्री कितने तरीके से होती हैं, सराउंडिंग की क्या इंपॉर्टेंस है और यूनिवर्स को इतना क्यों हम लोगों ने वैल्यू दे रखा है थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। तो एक बार रिवाइज करें, थर्मोडायनेमिक्स जो है आपका, थर्मोडायनेमिक्स की जो बेसिक डिफिनीशन है वो ये है कि इट इज ए साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, या आप बोल सकते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स इज ए साइंस विच डील्स विथ कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क। आप ये भी बोल सकते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स साइंस एक ऐसी ब्रांच है जो एक लो ग्रेड एनर्जी हीट को एक हाई ग्रेड एनर्जी वर्क में कन्वर्ट करने के तरीके को बताती है। आप एक डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी को कैसे ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करें, ये भी जिस सब्जेक्ट के अंदर हम लोग पढ़ते हैं उसका नाम है बेसिक थर्मोडायनेमिक्स, या थर्मोडायनेमिक्स हम बोल सकते हैं कि एक लो ग्रेड। और हमने ये भी देखा कि आखिर ग्रेडिंग का मतलब क्या है, एक डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी का क्या मतलब है, एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी का क्या मतलब है, एक लो ग्रेड एनर्जी का क्या मतलब है और एक हाई ग्रेड एनर्जी का क्या मतलब है। अब हम लोग 2 और फंडामेंटल टॉपिक को कवर करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। हमको देखना है, जैसे पहला जो टॉपिक है आपका, दैट इज कंट्रोल मास सिस्टम, और दूसरा कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट के लिए और थर्मोडायनेमिक्स सब्जेक्ट के लिए। यहीं से हम लोग सिस्टम के डिफरेंट टाइप्स को डिफाइन करेंगे कि कंट्रोल मास सिस्टम क्या होता है, कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग कंट्रोल मास सिस्टम को देखेंगे। कंट्रोल मास सिस्टम का मतलब है, इसके इंग्लिश से ये पता लगता है कि मास कंट्रोल होना चाहिए, यानी कोई भी सिस्टम ऐसा हो जिसके अंदर आपका मास फिक्स्ड हो। ऐसा सिस्टम जिसके अंदर मास आपका फिक्स्ड हो, तो आप ऐसे सिस्टम को बोल सकते हैं दैट इज कंट्रोल मास सिस्टम। यानी ऐसे सिस्टम के अंदर एनर्जी का इंटरेक्शन हो, एनर्जी का इंटरेक्शन हो। एनर्जी थर्मोडायनेमिक्स में 2 फॉर्म में इंटरेक्ट कर सकती है। बेसिकली हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में हीट एक एनर्जी पढ़ा और दूसरा वर्क हम लोगों ने पढ़ा है। तो हीट और वर्क के फॉर्म में एनर्जी इंटरेक्ट कर सकती है, लेकिन मास का फिक्स होना इंपॉर्टेंट है कि जितना मास यहाँ पर है उतना मास अगर कंटिन्यूसली इसमें बना हुआ है या फिक्स है, तो आप ये बोल सकते हैं कि ये आपका कंट्रोल मास सिस्टम है। यानी एनर्जी इंटरेक्ट कर सकती है, यानी हीट या वर्क के फॉर्म में एनर्जी सिस्टम के अंदर आ सकती है या इस सिस्टम से बाहर जा सकती है। अगर एक कॉन्सेप्ट को हम देखें, अगर हम लिखें कंट्रोल मास सिस्टम, लिखिए कंट्रोल मास सिस्टम की डिफिनीशन में हम लिख सकते हैं व्हाट इज कंट्रोल मास सिस्टम। लिखिएगा कंट्रोल मास सिस्टम। कंट्रोल मास सिस्टम की डिफिनीशन में हम लोग लिखें कि कंट्रोल मास सिस्टम कहते किसे हैं, तो कंट्रोल मास system, it is defined as a system of fixed mass, a system of fixed mass. It is defined as a system of fixed mass is known as control mass system. यानी इसके अंदर, सिस्टम के अंदर मास आपका जो है फिक्स है, एनर्जी का कोई
रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एनर्जी इज नॉट इक्वल टू जीरो। ऐसा नहीं हो सकता है कि एनर्जी का इंटरेक्शन न हो, यानी हमें अलाउ किया गया है एनर्जी इंटरेक्ट कर सकती है। और थर्मोडायनेमिक्स के अंदर चूंकि हमको एक लो ग्रेड और दूसरा हाई ग्रेड एनर्जी के बारे में पढ़ना है, तो हम एनर्जी के दो ही फॉर्म को लेकर चलेंगे, दैट इज हीट एंड वर्क। तो एनर्जी सिस्टम से इंटरेक्ट कर सकती है। सिस्टम से इंटरेक्ट करने का मतलब या तो सिस्टम से बाहर जाएगी या तो सिस्टम के अंदर आएगी। वो किस फॉर्म में आ सकती है? हीट के फॉर्म में या तो वर्क के फॉर्म में एनर्जी आपका इंटरेक्ट कर सकती है सिस्टम से। लेकिन कंडीशन जो रिस्ट्रिक्शन है वो किस चीज पर है? मास पर है, कि मास फिक्स होना चाहिए। अब जरा इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि कंट्रोल मास सिस्टम, सपोज यहां का मास आपका है लेट 5 kg, सपोज इसका मास 5 kg है, तो जो फिक्स्ड मास है दैट इज फिक्स्ड मास इज इक्वल टू 5 kg। इसका मास 5 किलो है आपका। एनर्जी इंटरेक्ट कर रही है, मास को ध्यान से देखिए। सपोज अब अगर आपने एट ए पर्टिकुलर टाइम t इज इक्वल टू 10 सेकेंड पर सपोज आपने देखा कि इसके अंदर मास 10 kg इसके अंदर इंटर किया, 10 kg मास इसके अंदर इन किया आपका। तो अगर आप इन और आउट का चार्ट बनाएं तो 10 और इधर नेट का चार्ट बनाएं कि नेट मास सिस्टम में कितना है, तो आपका जो मास इन किया है दैट इज मास इन, मास आउट एंड नेट मास इन द सिस्टम, इन द सिस्टम। तो अगर इस चार्ट को हम फिल करें तो देखें कि एट ए टाइम 10 सेकेंड पर इसके अंदर 10 kg का मास आपका इंटर करता है। उसी टाइम 10 सेकेंड पर ही आपका 5 kg का मास इस सिस्टम से बाहर हो जाता है। जैसे ही ये एंट्री करता है 10 kg, वैसे ही इसके अंदर जो है बाहर इसका जो है 5 kg मास आपका बाहर निकल जाता है, दैट इज आउट हो जाता है एट t बराबर 10 सेकेंड। सपोज t बराबर 10 सेकेंड पर आपका ये मास, तो t बराबर 10 सेकेंड पे 5 kg मास आउट हो गया, तो बचा कितना मास सिस्टम के अंदर? 5 kg आपका मास इस सिस्टम के अंदर बचता है। अगले कंडीशन पे अगर आप देखिए t बराबर 15 सेकेंड पे मान लीजिए आपका देख रहे हैं 15 सेकेंड पर आपका 15 kg मास अंदर किया, 15 kg इन हुआ आपका मास, और उस वक्त उसी समय पर आपका 10 kg क्या कर गया? आउट हो गया। तो 10 kg हमने आउट कर दिया, यहाँ पर बचा कितना? 5 kg। ऐसे अगर आप चार्ट को तैयार करें तो आप देखेंगे सिस्टम के अंदर जो नेट मास है दैट इज 5 kg मेंटेन है। सिस्टम के अंदर जो समेशन m अगर आप देखें तो सिस्टम के अंदर फिक्स्ड मास कितना है? 5 kg। एवरी टाइम अगर आप सिस्टम को देखेंगे तो इसके अंदर हमेशा 5 किलो का मास आपका मेंटेन है। लेकिन फिर भी चूंकि मास फिक्स्ड है, फिर भी आप इस सिस्टम को कंट्रोल मास सिस्टम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इस सिस्टम की आइडेंटिटी फिक्स नहीं है। आइडेंटिटी फिक्स्ड नहीं है, इस सिस्टम की आइडेंटिटी फिक्स नहीं है, पहचान इस सिस्टम की फिक्स नहीं है, क्योंकि इसमें 10 kg इंटर करता है और 5 kg बाहर निकल जाता है, 15 kg इंटर करता है, 10 kg बाकी जा सकता है। इसका मतलब है सिर्फ ये नहीं देखना है कि सिस्टम के अंदर नेट 5 kg मेंटेन रखना है। आइडेंटिटी का मतलब है सिस्टम की पहचान ऐसी होनी चाहिए कि मास इस सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस ही न कर पाए, अंदर ही मास ना आने पाए, न तो अंदर से बाहर जा सके न तो बाहर से अंदर आ सके। आइडेंटिटी का जो बेसिक मीनिंग है वो यही है कि कभी भी कोई मास इस सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस न कर पाए, यानी न तो बाहर से अंदर आ सके न तो अंदर से बाहर जा सके। अगर कोई मास सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस कर गया, इसका मतलब भले ही वो टोटल इसके अंदर का मास 5 kg फिक्स्ड है, इस सिस्टम की आइडेंटिटी को ब्रेक कर देगा, यानी वो सिस्टम कभी भी कंट्रोल मास सिस्टम नहीं हो सकता है। यानी कंट्रोल मास सिस्टम के लिए सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि आपका एनर्जी इंट्रैक्शन हो या नेट मास आपका फिक्स्ड हो, आपके पास दो कंडीशन होनी चाहिए। एक, उस सिस्टम के अंदर का मास फिक्स्ड होना चाहिए, और दूसरा, उस सिस्टम की आइडेंटिटी भी फिक्स्ड होनी चाहिए। सिस्टम की
आइडेंटिटी पहचान फिक्स होनी चाहिए जब तक ये दोनों नहीं होगा, क्योंकि आइडेंटिटी अगर नहीं फिक्स होती है इसके बावजूद भी आप उसके अंदर सिस्टम के अंदर की जो क्वांटिटी है उसको मेंटेन रख सकते हैं, जैसा कि इस केस में हुआ है कि आप 5 kg सिस्टम के अंदर रखना था, आप देखिए हर वक्त 5 kg इसके अंदर मेंटेन है, लेकिन फिर भी ये कंट्रोल मास नहीं है क्योंकि आइडेंटिटी ब्रेक हो गई। आइडेंटिटी किस टाइप की आइडेंटिटी? कि कोई भी मास इस सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस न कर सके। यानी कंट्रोल मास सिस्टम के लिए सिर्फ ये एक डिफिनेशन कि अ सिस्टम इन विच मास इज फिक्स, ये सफिशिएंट नहीं है, इसके साथ आपको ऐड करना पड़ेगा मास प्लस आइडेंटिटी ऑफ सिस्टम शुड बी फिक्स्ड। मास भी और प्लस उस सिस्टम की आइडेंटिटी भी फिक्स्ड होनी चाहिए, तभी आप बोलेंगे वो सिस्टम क्या है, कंट्रोल मास सिस्टम है। क्योंकि बिना आइडेंटिटी के भी आपका मास फिक्स्ड हो सकता है 5 kg सिस्टम के अंदर। इसका मतलब है कि अगर आपको अगर सिस्टम को कंट्रोल मास सिस्टम कहना है तो 2 चीजें जरूरी हैं। एक, उस सिस्टम के अंदर मास फिक्स होना चाहिए, और दूसरा उस सिस्टम की आइडेंटिटी फिक्स होनी चाहिए। तो इसका मतलब है डेफिनेशन लिखते समय केयर किस पे करना है, आइडेंटिटी पे करना है, पहचान पे करना है कि मास भले ही 5 kg रख लीजिए लेकिन आइडेंटिटी भी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस न कर पाए कोई भी फ्लूइड या कोई भी सिस्टम की बाउंड्री को कोई सराउंडिंग से क्रॉस न कर पाए, या न तो सिस्टम से कोई मास बाहर जा सके, तो आप ऐसे केस को बोलेंगे दिस केस इज कंट्रोल मास सिस्टम। कंट्रोल मास सिस्टम यानी 2 चीज़ें जरूरी हैं, ये आप लिख लेंगे ब्रांच के फॉर्म में। पहला जो जरूरत है वो है मास मस्ट बी फिक्स, मस्ट बी फिक्स्ड, और दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज आइडेंटिटी मस्ट बी फिक्स्ड। कभी भी सिस्टम की आइडेंटिटी और मास दोनों फिक्स होने चाहिए। केवल मास फिक्स होने से नहीं, आइडेंटिटी ब्रेक नहीं किया सकती। और आइडेंटिटी की जो डिफिनीशन है यहां पर, आइडेंटिटी का मतलब क्या है हम समझेंगे। आइडेंटिटी का मतलब सिस्टम की बाउंड्री को कोई भी मास क्रॉस न करने पाए, चाहे बाहर से अंदर आना हो चाहे अंदर से बाहर जाना हो, सिस्टम की बाउंड्री को कोई क्रॉस नहीं कर सकता है। ये इसकी आइडेंटिटी। देखा है बैलून में कि एयर इंटर करती है इसके अंदर और फिर ये इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, यानी है तो ये ओपन सिस्टम, ये है ओपन सिस्टम, बट ये कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम नहीं है। कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम नहीं है ये, क्योंकि इसके अंदर मास और एनर्जी का ट्रांसफर तो हो रहा है, इसके अंदर मास और एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। यानी अगर पार्टिकल आया है तो उसके पास अपनी कोई न कोई एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी क्यों न हो, एनर्जी भी आ रही है। क्वांटिटी आया है एयर का तो इसका मतलब है मास आया हुआ है, लेकिन इसकी बाउंड्री को क्या कर रहा है, एक्सपेक्ट कर दे रहा है। इसका मतलब है कि ये कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम नहीं है, क्योंकि इसकी बाउंड्री चेंज आती है। जिस भी सिस्टम की बाउंड्री चेंज हो जाएगी वो कंट्रोल वॉल्यूम नहीं होगा। यानी बैलून का एग्जांपल जो है वो एक ओपन सिस्टम का एग्जांपल तो है, लेकिन कंट्रोल वॉल्यूम नहीं है। इसका मतलब यह है कि ओपन सिस्टम कंट्रोल वॉल्यूम जो है ये एक ओपन सिस्टम होता है, इट इज ए ओपन सिस्टम। कंट्रोल वॉल्यूम जो है ये एक ओपन सिस्टम होता है जिसकी whose boundary is fixed. कंट्रोल वॉल्यूम इज ए पार्ट ऑफ ओपन सिस्टम। कंट्रोल वॉल्यूम एक ऐसा ओपन सिस्टम होता है जिसकी बाउंड्री क्या होती है, फिक्स्ड होती है। अगर इसकी बाउंड्री फिक्स हो गई तो यही क्या बन जाएगा, आपका कंट्रोल वॉल्यूम बन जाएगा। इसका मतलब है हर ओपन सिस्टम जरूरी नहीं है क्या हो, कंट्रोल वॉल्यूम हो। हर ओपन सिस्टम जरूरी नहीं है कंट्रोल वॉल्यूम हो, क्योंकि कंट्रोल वॉल्यूम के लिए ये कंडीशन है कि उसकी बाउंड्री क्या होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए। अब एक और केस हम ले सकते हैं बैलून के अलावा। अगर हम देखें हमारे पास सपोज पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है और ये आपके पास पिस्टन है और ये बाहरी जो आउटर है ये आपका सिलेंडर है, मान लीजिए ये हमारे पास ऐसे एग्जांपल है पिस्टन सिलेंडर का, और इसके अंदर अब गैस, इसके अंदर फ्यूल भरा हुआ है जिसे आप
अगर पेट्रोल इंजन है, पेट्रोल प्लस एयर का मिक्सचर भी बोल सकते हैं, इसके अंदर है मान लीजिए। अब जरा देखिए इसके अंदर, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ये आपका इनलेट पर आपका पेट्रोल और एयर का मिक्सचर आता है और आउटलेट पर इसकी गैस इजाज गैस के फॉर्म में निकल जाती है। लेकिन यहां पर आप जब ये ओपन सिस्टम की तरह बिहेव तो कर रहा है, ये अंदर तो आता है, लेकिन अगर आप इस पोजीशन को देखें, इस पोजीशन पर इसका वॉल्यूम क्या है, फिक्स है, क्योंकि बाउंड्रीज इसकी क्या है, रिजिड है, फिक्स है। इसलिए ये सिस्टम का एग्जांपल है, ओपन सिस्टम तो है, साथ ही साथ क्या है, ये कंट्रोल वॉल्यूम भी है। लेकिन यहां पर सिस्टम ओपन सिस्टम है क्योंकि मास अंदर तो आया, लेकिन चूंकि जैसे ही मास अंदर आया इस बैलून का वॉल्यूम क्या कर गया, बढ़ गया। तो ये ओपन सिस्टम होकर भी कंट्रोल वॉल्यूम नहीं है। और ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट क्या है, ओपन सिस्टम भी है और कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम है। कंप्रेसर हुआ, टरबाइन हुआ, ये सभी किसका पार्ट है, ये सभी ओपन सिस्टम का ही पार्ट है, लेकिन ये कंट्रोल वॉल्यूम को भी फॉलो करते हैं। लेकिन बैलून एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि अपवाद के तौर पर देख सकते हैं इसकी, कि बाउंड्री भी इसकी चेंज हो रही है। तो कंट्रोल मास और कंट्रोल वॉल्यूम दो सिस्टम हमने डिफाइन किया। कंट्रोल मास में दो चीजों की जरूरत थी, एक तो उसमें सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मैटर था और दूसरा उसकी आइडेंटिटी और मास फिक्स होना चाहिए था, और दूसरा कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम है। कंट्रोल वॉल्यूम में वॉल्यूम कंट्रोल होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, और इसी कंट्रोल वॉल्यूम का जो सरफेस था उसी सरफेस को हमने कंट्रोल सरफेस बोला था। और यहां से एक सिस्टम डेवलप हुआ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जिसे आप ओपन सिस्टम बोलते हैं। ओपन सिस्टम के अंदर कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर बाउंड्री कभी भी उसकी चेंज नहीं हो सकती है, मूव नहीं कर सकती है, जबकि ओपन सिस्टम के अंदर उसकी बाउंड्री मूव कर भी सकती है, जैसा बैलून के केस में हमने देखा है। तो दो केसेस हमारे सामने थे, दो सिस्टम डेवलप हो कर दिया। एक तो आपने क्लोज सिस्टम बना दिया, पहले से आपको क्लोज सिस्टम मिला, पहले से क्लोज सिस्टम। इस सिस्टम की खास बात यह थी कि इसमें एनर्जी का इंटरेक्शन तो था और साथ ही साथ मास को आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। याद रखिए, मास का रिस्ट्रिक्शन आइडेंटिटी को बचाने के लिए किया गया था। और दूसरा आपने ओपन सिस्टम लिया, दैट इज ओपन सिस्टम हमारे पास आया, और ये सिस्टम के अंदर एनर्जी का भी इंटरेक्शन था और मास का भी इंटरेक्शन था, दोनों का इंटरेक्शन आपका था इस सिस्टम के अंदर। एनर्जी का बस इसमें ध्यान देने वाली बात थी, ये सिस्टम डेवलप कहां से हुआ, कंट्रोल वॉल्यूम से आया, और ये सिस्टम डेवलप कहां से हुआ, कंट्रोल मास से आपका आया। ये सिस्टम कंट्रोल मास से निकल के आया है और ये सिस्टम आपका कंट्रोल वॉल्यूम से। एनर्जी और मास के इंटरेक्शन की क्राइटेरिया पर तय होता है कि कौन सा सिस्टम ओपन सिस्टम है, कौन सा सिस्टम क्लोज सिस्टम है। यानी दोनों एग्जांपल जो हमने बैलून का लिया और दूसरा एग्जांपल जो हमने पिस्टन सिलेंडर का लिया, इन दोनों एग्जांपल में एक चीज जो कॉमन निकल के आई वो ये है कि ओपन सिस्टम जरूरी नहीं हो कि कंट्रोल वॉल्यूम हो। ओपन सिस्टम हो सकता है कंट्रोल वॉल्यूम हो भी सकता है, ओपन सिस्टम कंट्रोल वॉल्यूम नहीं भी हो सकता है। जैसे पिस्टन सिलेंडर टरबाइन, इन सभी केसेस में ओपन सिस्टम कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम है। लेकिन बैलून के केस में चूंकि बाउंड्री उसकी रिजिड नहीं है, फ्लेक्सिबल है, मूव कर रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसलिए ओपन सिस्टम तो है लेकिन वो कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम नहीं है आपका। तो ये दो बेसिक डिफरेंस आपको जानते रहिए, ये दो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जहां से कंट्रोल मास और कंट्रोल वॉल्यूम के द्वारा हम दो सिस्टम को डेवलप कर पाए हैं। एक क्लोज सिस्टम डेवलप हुआ है और एक ओपन सिस्टम है जहां पर एनर्जी और मास। तो आप राइट डाउन कर लीजिए इसको कि ऐसा सिस्टम जिसके अंदर एनर्जी का इंटरेक्शन पॉसिबल है लेकिन मास उस सिस्टम की बाउंड्री को नहीं क्रॉस कर सकता है, तो ऐसे सिस्टम को आप कंट्रोल मास या क्लोज सिस्टम बोल सकते हैं। और कंट्रोल वॉल्यूम या ओपन सिस्टम बोलना है अगर आपको, तो एनर्जी का इंटरेक्शन साथ ही साथ मास का भी इंटरेक्शन किया जा सकता है। बस अंतर यह है कि इसमें वॉल्यूम मस्ट बी फिक्स। अगर आप यहां देखें तो यहां आप लिख दीजिए वॉल्यूम मस्ट बी फिक्स्ड। और कंट्रोल सरफेस पर जहां तक बात है, कंफ्यूजन न पालिए, कंट्रोल सरफेस उसे कहते हैं जो कंट्रोल वॉल्यूम की बाउंड्री होती है। जो सरफेस होता है कंट्रोल वॉल्यूम का, जितना पोर्शन जहां पर आपका वॉल्यूम फिक्स होता है, बाउंड्री होती है, उसका जो सरफेस होता है वही आपका क्या कहलाता है, फ्लूइड मैकेनिक्स के पार्ट से आपका कंट्रोल सरफेस कहलाता है। तो कंट्रोल वॉल्यूम और कंट्रोल सरफेस दो आपको यहां से देख सकते हैं। कंट्रोल वॉल्यूम और कंट्रोल मास सिस्टम के बाद जब आपने देखा कि इससे क्लोज सिस्टम ओपन सिस्टम मिला, और अगर आप इसको देखें खास करके इस चार्ट को कि यहाँ एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है या नहीं हो रहा है, मास का ट्रांसफर, यहाँ पर एनर्जी और मास दोनों का ट्रांसफर आपका हो रहा है। एक ऐसा भी सिस्टम बन सकता है
जहां पर न तो एनर्जी का ट्रांसफर हो सके न तो मास का ट्रांसफर हो सके। मास और एनर्जी सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। एनर्जी ट्रांसफर होने का मतलब है थर्मोडायनेमिक्स में न तो हीट के फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफर होगी सिस्टम से सराउंडिंग में, न सराउंडिंग से सिस्टम में, न तो आपका वर्क के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगी सिस्टम से सराउंडिंग या सराउंडिंग से सिस्टम में। तो एनर्जी का ट्रांसफर भी रोक दीजिए और मास का ट्रांसफर भी जिस सिस्टम के लिए रुक जाता है उसी सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। इस सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। ये वो सिस्टम है जिसे आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। तो तीन तरह के सिस्टम डेवलप हो गए अब थर्मोडायनेमिक्स में। पहला क्लोज सिस्टम, दूसरा ओपन सिस्टम और तीसरा आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब है ऐसा सिस्टम जिसमें न तो एनर्जी सिस्टम की बाउंड्री से इंटरेक्ट कर सकती है न तो आपका कोई भी मास सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस कर सकता है। तो यानी एनर्जी और मास का रिस्ट्रिक्शन जहां लग जाए तो वो सिस्टम क्या बन जाएगा? आइसोलेटेड सिस्टम। तो इसका मतलब यह है कि मास का रिस्ट्रिक्शन, अगर देखिए ध्यान से, मास का रिस्ट्रिक्शन यहां भी था, क्लोज सिस्टम में भी क्या था? मास का रिस्ट्रिक्शन था। एनर्जी का रिस्ट्रिक्शन यहां नहीं था, यहां एनर्जी का रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया। यानी आइसोलेटेड सिस्टम कोई नया सिस्टम नहीं है, इट इज ए स्पेशल केस ऑफ क्लोज सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम क्लोज सिस्टम का एक स्पेशल केस है जहां पर एनर्जी का भी इंटरेक्शन रोक दिया जाता है। तो आप नोट में डाल सकते हैं, नोट लिख सकते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम is a special case of closed system या स्पेशल क्लोज सिस्टम ही आइसोलेटेड सिस्टम है इन विच जिसमें E is equal to 0। एनर्जी इंट्रैक्शन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एनर्जी इंट्रैक्शन आपका 0 हो जाएगा। तो आप इसको बोल सकते हैं कि ये कौन सा सिस्टम है? आपका आइसोलेटेड सिस्टम। तो तीन तरह के सिस्टम आपको मिले, दैट इज क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। अब इन सिस्टम्स के बारे में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं और इसको हम एक चार्ट के फॉर्म में हम नोट कर लेंगे अपने नोट्स के अंदर, ताकि आगे चल करके हमको इसको रिवाइज करने में कोई प्रॉब्लम ना आने पाए। तो अगर आप यहाँ से देखें तो आप यहाँ पर पहला चार्ट बनाएंगे। चार्ट में पहली हेडिंग होगी सिस्टम, ठीक है, और यहाँ पर एनर्जी ट्रांसफर होगा, एनर्जी ट्रांसफर होगा। यहाँ पर मास ट्रांसफर, क्योंकि दो ही क्राइटेरिया है, मास ट्रांसफर और यहाँ आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि उस सिस्टम का एग्जाम्पल कौन सा है। अगर आप इस चार्ट को पूरा करें, सिस्टम हमने देखा कौन कौन सिस्टम थे, एनर्जी ट्रांसफर उसमें हो सकती है नहीं हो सकती है, उसके क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपको जानना, क्योंकि ये आपको क्वेश्चन में दे देगा कि ये वाला सिस्टम है तो बताइए ये ओपन सिस्टम है, क्लोज सिस्टम है या आइसोलेटेड सिस्टम, तो आपको बताना पड़ेगा। सिस्टम पहला जैसे क्लोज सिस्टम है, दैट इज क्लोज सिस्टम है आपके पास। दूसरा आपका ओपन सिस्टम है, दैट इज ओपन सिस्टम। और तीसरा आपका आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम है, ये आपके पास आइसोलेटेड सिस्टम है। अब क्लोज सिस्टम में आप जानते हैं कि एनर्जी का ट्रांसफर अलाउ किया गया था, तो आपने ऐसे बना दिया। मास उसकी आइडेंटिटी को ब्रेक कर रहा था, इसलिए मास का ट्रांसफर नहीं था। ओपन सिस्टम के अंदर अगर आप देखें तो एनर्जी और मास दोनों आ सकते थे, क्योंकि कंट्रोल वॉल्यूम से डिफाइन किया गया था ओपन सिस्टम। बस कंट्रोल वॉल्यूम ओपन सिस्टम में फर्क इस बात का है कि वो अगर मास का ट्रांसफर, एनर्जी का ट्रांसफर हो गया तो वो ओपन सिस्टम हो जाएगा, लेकिन कंट्रोल वॉल्यूम होने के लिए उसकी बाउंड्री को क्या होना पड़ेगा? फिक्स होना पड़ेगा। बस इतना अंतर है। आइसोलेटेड सिस्टम में दोनों को आपने रोक दिया था। अब एग्जांपल आइए क्लोज सिस्टम पर, जैसे फॉर एग्जांपल पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विदाउट वाल्व, जरा समझिएगा, विदाउट वाल्व।
कोई भी पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है बिना वाल्व के नहीं होगा, क्योंकि उसको लगाने का मकसद होगा कोई न कोई एयर या कोई न कोई गैस अंदर आए और बाद में उसको कंप्रेस करके आप बाहर करें, कोई न कोई पर्पस होता है। विदाउट लगाने का सिर्फ इतना मकसद है। वाल्व के न होने का मतलब है कि मास ना आने पाए अंदर, इसीलिए इसको आपने बोल दिया है कि ये क्लोज सिस्टम का पार्ट है। पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विदाउट वाल्व जो है आपका क्लोज सिस्टम का पार्ट है। अगर ओपन सिस्टम देखें तो जितने भी फ्लो डिवाइसेस हैं, ऑल फ्लो डिवाइसेस, इसको फ्लो डिवाइस बोलते हैं, ऑल फ्लो डिवाइसेस, एग्जांपल के तौर पर आपका पंप, टरबाइन, कंप्रेसर, कोई भी और आपका पंप हो गया, आपका टरबाइन हुआ, कंप्रेसर हो गया आपका, ये जितने भी एग्जांपल्स हैं ये आपका ओपन सिस्टम का एग्जांपल है। बॉयलर भी आप ले सकते हैं इसमें। बॉयलर भी एक डिवाइस है जिसमें इन और आउट बना हुआ है। आइसोलेटेड सिस्टम का जो एग्जाम्पल है, परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम को अगर हम परफेक्ट एग्जाम्पल देखें तो हम लिखते हैं यूनिवर्स इज परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम, यानी जिसकी बाउंड्री से ना कोई चीज बाहर जा सकती है ना तो अंदर आ सकती है, ना एनर्जी के फॉर्म में ना मास के फॉर्म में। और रेडिएशन लॉस को अगर हम लोग नेग्लेक्ट कर दें, क्योंकि आप किसी भी मटेरियल को लगा करके आप कंडक्शन और कन्वेक्शन लॉस को रोक सकते हैं, रेडिएशन लॉस को आप मटेरियल लगाकर नहीं रोक सकते हैं। सिग्मा टी पावर 4 से वो लॉस होगा। तो अगर आप अप्रॉक्स आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें आप तो हॉट आप इंसुलेटेड बॉडी या बॉटल जिसमें आपका कॉफ़ी या चाय रखते हैं हम लोग, ये भी जो है आपका एग्जाम्पल में आ जाएगा आइसोलेटेड सिस्टम की, क्योंकि इसमें भी न तो एनर्जी न तो मास का ट्रांसफर नहीं होता है। हमारा पर्पज होता है जब हम कॉफ़ी या टी रखे हुए हैं तो होते हैं उसके अंदर तो कंटिन्यूअसली वो गर्म रहे आपका, और उसके लिए आप क्या करते हैं, उसको इंसुलेट करते हैं। और आइसोलेट भी साउंडिंग से करना पड़ता है, इसलिए आप इंसुलेटेड या आइसोलेटेड बॉटल को भी आप इसकी कैटेगरी में रख सकते हैं कि ये कौन सा है आइसोलेटेड सिस्टम। तो तीन तरह के हैं, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम में। क्लोज सिस्टम एनर्जी ट्रांसफर यस, मास ट्रांसफर नो। ओपन सिस्टम एनर्जी ट्रांसफर यस, मास ट्रांसफर यस। आइसोलेटेड सिस्टम में नाइदर एनर्जी नॉर मास ट्रांसफर। यूनिवर्स इंसुलेटेड बॉटल। फ्लो डिवाइसेस में पंप, टरबाइन, कंप्रेसर, बॉयलर जो भी आप ले सकते हैं जिसके अंदर इन और आउट की व्यवस्था है। यहां पर विदाउट लगा करके हमने ये बता दिया है। इसमें भी जैसे इंजन है आपका पिस्टन सिलेंडर विथ वाल्व, अगर आप देखें, या वाल्व ना भी विथ लिखिए, बिना वाल्व के इंजन पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट नहीं रखते हम लोग कॉमनली। तो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट आपका जो है ये ओपन सिस्टम का पार्ट है। जब विदाउट लगा दिया वाल्व, इसका मतलब वो मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि अब इसके अंदर मास का ट्रांसफर नहीं हो सकता, एनर्जी किसी रूप में, हीट या वर्क के रूप में आए या जाए उसके अंदर से। तो ये बेसिक आपके पास एक चार्ट हो जाएगा जो आपको हेल्प करेगा एग्जाम में। या जैसे एग्जाम में पूछा जाएगा इन विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चंस ऐसे आएंगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस यूनिवर्स इज विच टाइप ऑफ सिस्टम, तो आपका जवाब होगा आइसोलेटेड सिस्टम। या इंसुलेटेड बॉटल जो है आपकी जिसमें टी रखी है, कॉफी रखी हुई है, ये किस टाइप का सिस्टम है, तो आपका जवाब होगा ये एक आइसोलेटेड सिस्टम का पार्ट है। पंप, टरबाइन, ये सभी किस सिस्टम का पार्ट है, ओपन सिस्टम। और पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विदाउट वाल्व जो है क्लोज सिस्टम का है। तो ये एक बेसिक हम लोग चार्ट डायनेमिक्स में अब डीपर डिस्कशन से पहले फिर से हमको फ्लूइड मैकेनिक्स के एक और टॉपिक की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा, जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूम। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूम जो है ये एक टॉपिक है जिसको बेसिकली हम फ्लूइड मैकेनिक्स में यूज करते हैं, क्योंकि हम प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन थर्मोडायनेमिक्स के अंदर भी करते हैं, इसलिए इस कॉन्सेप्ट की इंपॉर्टेंस थर्मोडायनेमिक्स में उतनी ही है जितनी फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर है। तो इस टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे और उसके बाद हम लोग यहीं से
थर्मोडायनेमिक्स की दो अप्रोचेस को फॉलो करेंगे, जिसे आप माइक्रोस्कोपिक या मैक्रोस्कोपिक अप्रोच बोलते हैं। यहीं से हम लोग यहाँ से निकालेंगे दो अप्रोच को। पहले तो हम ये समझे कि कॉन्टिन्यूअम का मतलब क्या है। जरा समझिए, कॉन्टिन्यूअम का जो मीनिंग है दैट इज कॉन्टिन्यूअस मीडियम। कॉन्टिन्यूअम का जो मीनिंग होता है दैट इज कॉन्टिन्यूअस मीडियम बोलते हैं इसको। कॉन्टिन्यूअस का अब कॉन्टिन्यूअस का जो मीनिंग है वो ये है, क्या आप समझेंगे कॉन्टिन्यूअस का मतलब है द डिस्टेंस बिटवीन, समझिए ध्यान से, द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर neglected और जीरो। कॉन्टिन्यूअस का ये मीनिंग है कि जो मॉलिक्यूल्स है सिस्टम के अंदर उनके बीच की जो आपस की डिस्टेंस है वो या तो नेग्लेक्ट मान ली जाए या तो लगभग क्या हो जाए, जीरो हो जाए। इसका मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस, और इसी कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कंटिन्यूअम। तो बहुत डिफिकल्ट पैरामीटर नहीं है ये कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूअम। आपको ये समझना है कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच के डिस्टेंस का जीरो होने का मतलब है कि मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास होने चाहिए। अगर आपको कंटिन्यूअम थ्योरी बनानी है, कंटिन्यूअम अप्रोच फॉलो करना है, तो मॉलिक्यूल्स के एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल्स की जो डिस्टेंस होती है, ये डिस्टेंस जितना कम से कम हो सकेगा उतना ही कंटिन्यूअम अप्रोच आपको इजीली फॉलो होगा। अब सवाल इस बात पर है कि इस अप्रोच की मीनिंग क्या है क्या जरूरत है इस कंटिन्यूअम अप्रोच को होने की। सपोज फॉर एग्जांपल हमारे पास मान लीजिए एक सिस्टम है, ध्यान से देखिए, हमारे पास एक सिस्टम है। इस सिस्टम के अंदर सपोज बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं इस सिस्टम के अंदर, ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स डिस्पर्स हैं। ये इनके अंदर अपनी एनर्जीज हैं, इन सभी के अंदर अपनी एनर्जी है जिसकी वजह से ये मूव कर रहे हैं और इसी एनर्जी से एक दूसरे से ये टकराएंगे, कोलाइड करेंगे और इन्हीं की वजह से इसके अंदर एक टेम्परेचर डेवलप होगा इनके अंदर। अब इस प्रॉपर्टी जो टेम्परेचर है थर्मोडायनामिक्स के अंदर उसको मेजर करना है मान लीजिए। तो हमारे पास अभी जो व्यवस्था है वो क्या है कि हम किसी डिवाइस को लगाते हैं। सपोज हमने यहाँ पर एक डिवाइस लगाई, टेम्परेचर को मापने के लिए हमने एक डिवाइस यहाँ पर लगा दी और हमने कहा कि इस पर्टिकुलर लोकेशन का टेम्परेचर जो है इतना है। आपका कोई भी एक आर्बिट्री कोई यूनिट ले लीजिए, 50 यूनिट है मान लीजिए, यहाँ का टेम्परेचर आपका 50 यूनिट है। अब जरा समझिए, जब आपने इस डिवाइस को यहाँ यूज किया और आपने बोला कि यहाँ का जो टेम्परेचर है T दैट इज इक्वल टू पर्टिकुलर लोकेशन मान लीजिए A दैट इज इक्वल टू 50 यूनिट है। अब अगर ऐसा हो कि यहाँ पर आप आए और यहाँ पर आए और इसी डिवाइस को आप लगाए और यहाँ का टेम्परेचर T इज इक्वल टू मिल गया 60 यूनिट मिल गया, ध्यान से समझिएगा, यहाँ का टेम्परेचर आपको 60 मिल गया। फिर आपने उसी डिवाइस को यहाँ लगाया, सपोज यहाँ आपने लगाया और ये लोकेशन B है, ये लोकेशन C है। इस लोकेशन पर जो टेम्परेचर मिला दैट इज 70 डिग्री सेल्सियस मिला और आपने यहाँ एक जगह और लगाया इसको और आपने देखा यहाँ पर टेम्परेचर जो है D पोजीशन पर 20 डिग्री सेल्सियस है। अब समझिए ध्यान से, इसका करने का मतलब ये है, यूनिट में अगर आपने कोई भी यूनिट ये समझिए, ये सेल्सियस नहीं, यूनिट में अगर आप ले रहे हैं कोई भी यूनिट होगी दैट इज 20 यूनिट का है, चाहे फ़ारेनहाइट में हो चाहे सेल्सियस में। अब इसका मतलब ये है, जरा समझिएगा, मान लीजिए आपको कहना है व्हाट, कोई क्वेश्चन पूछे इस तरह से आपसे कि क्वेश्चन आपसे किया गया व्हाट इज द टेम्परेचर of this system। क्वेश्चन है आपसे कि व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ दिस सिस्टम, इस सिस्टम का टेम्परेचर कितना है। तो अगर आप देखें कि यहां पर इस टेम्परेचर इस सिस्टम का 50 यूनिट, यहां पर इसका टेम्परेचर 60 यूनिट है, इस पोजीशन पर इसका टेम्परेचर 70 यूनिट है, उस पोजीशन पर 20 डिग्री सेल्सियस। इसका कहने का मतलब यह है कि आप कभी भी इस बात को कह नहीं सकते हैं ओवरऑल इस सिस्टम का टेम्परेचर कितना है, जब तक आप इस पोजीशन में न हो कि हर जगह टेम्परेचर आपको एक बराबर मिले।
यानी यहां 50 है तो यहां भी थर्मोमीटर लगाया गया तो 60, यहां पर 50, यहां लगाया तो यहां 50, यहां लगाया तो यहां 50। अगर ऐसा मिलता है तो किसी पर्टिकुलर लोकेशन की प्रॉपर्टी जो टेंपरेचर है उसको पूरे सिस्टम की प्रॉपर्टी बताई जा सकती है। इसका मतलब यह है कि कंटीन्यूअम अप्रोच एक हेल्प ये करता है आपको कि किसी पर्टिकुलर लोकेशन के सिस्टम के अंदर की प्रॉपर्टी को आप पूरे सिस्टम की प्रॉपर्टी की तरह डील कर सकते हैं। अगर यही 50 डिग्री सेल्सियस 50 यूनिट हर जगह होता जहां पर भी आप इस डिवाइस को लगा रहे हैं, आपका टेंपरेचर 50 यूनिट मिलता, इसका मतलब है आप तुरंत इसका जवाब दे देते हैं टेंपरेचर ऑफ द सिस्टम इज T बराबर 50 यूनिट। अभी आप जवाब इसलिए नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि यहां पर टेंपरेचर 50 है, यहां 60 है, यहां 70 है, यहां 80 है, यहां 20 है, तो आप किस पोजीशन को आप बोलेंगे टेंपरेचर? अभी आप ऐसे बोल सकते हैं इस पर्टिकुलर लोकेशन पर इतना है, इस पर्टिकुलर लोकेशन पे, यानी आप इंडिविजुअल लोकेशन पर डिपेंडेंट है अभी। लेकिन अगर यही ऐसा हो जाए कि हर जगह का टेंपरेचर एक जैसा हो जाए तो आप बोलेंगे कि सिस्टम का टेंपरेचर क्या हो जाएगा 50 डिग्री सेल्सियस। यानी किसी भी लोकेशन पर्टिकुलर लोकेशन के टेंपरेचर को पूरे सिस्टम का टेंपरेचर बोलने के लिए आपको हर जगह सिस्टम का टेंपरेचर एक जैसा पाना है, और एक जैसा पाया तभी जा सकता है जब इस अप्रोच को फॉलो करेंगे जिसका नाम है कंटीन्यूअस अप्रोच। किसी पर्टिकुलर लोकेशन के टेंपरेचर को, किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर सिस्टम की किसी भी प्रॉपर्टी को पूरे सिस्टम की प्रॉपर्टी, लोकेशन की प्रॉपर्टी क्या बन जाए, पूरे सिस्टम की प्रॉपर्टी बन जाए, तो आप समझिएगा कि वो कंटीन्यूअस अप्रोच फॉलो हुआ है। और क्यों ऐसा होता है, अब कंटीन्यूअस अप्रोच को समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। हमने देखा कि किसी पर्टिकुलर लोकेशन की प्रॉपर्टी को अगर आप सिस्टम की प्रॉपर्टी बोलना है तो कंटीन्यूअस अप्रोच को आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो सवाल यह है कि ये कंटीन्यूअस मीडिया या कंटीन्यूअस अप्रोच है क्या, जिसकी हेल्प से हम इस सिस्टम की प्रॉपर्टी को बताने के लिए काबिल बन सकते हैं। जैसे देखिए ध्यान से कि सपोज हमारे पास एक सिस्टम है, देखिए ध्यान से कि हमारे पास एक दूसरा कोई सिस्टम है जिसमें मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे डिस्पर्स हैं, इसमें अंदर पड़े हुए हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स जो हैं, ये आपके पास सिस्टम है ऐसे। अब इन मॉलिक्यूल्स के अंदर मोशन भी है अपना, कोई इधर अपने अपने डायरेक्शन में ये मॉलिक्यूल्स अपने एनर्जी के हिसाब से ये मूव कर रहे हैं ऐसे। तो इस पर सबसे पहले काम करने वाले साइंटिस्ट जो थे, दैट इज उनका नाम है नुडसन। उन्होंने एक नंबर दिया जिसका नाम है, जिससे हम नुडसन नंबर जानते हैं, नुडसन नंबर के नाम से जानते हैं। और नुडसन नंबर उन्होंने डिफाइन किया कि इट इज द रेशियो ऑफ लैम्डा बाय एल। नुडसन नंबर को जो डिफाइन किया नुडसन ने, उन्होंने कहा कि ये दो क्वांटिटी का रेशियो है, एक आपका लैम्डा है और दूसरा आपका एल है। अब ये समझिए कि लैम्डा और एल है क्या। उन्होंने कहा कि लैम्डा जो है दैट इज फ्री मीन पाथ। अभी हम समझेंगे आखिर है क्या, फ्री मीन पाथ है। और एल को उन्होंने बोला कि दैट इज कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन ऑफ द प्रॉब्लम। जो भी प्रॉब्लम है उसमें कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशंस है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं कि डायमीटर ऑफ एटम, जो भी एटम्स इसके अंदर है सिस्टम के अंदर, उनके डायमीटर को भी आप क्या कर सकते हैं, सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक लेंथ ले सकते हैं। प्रॉब्लम की कैरेक्टरिस्टिक लेंथ जो होगी वही एल है और लैम्डा है फ्री मीन पाथ। अब है क्या फ्री मीन पाथ, ये समझिए। ये मॉलिक्यूल्स मूवमेंट कर रहे हैं, ये मॉलिक्यूल्स है, मान लीजिए ए बी बी सी डी ई, ये मॉलिक्यूल्स हैं, नामकलेचर इनका है। अब ये मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं। फ्री मीन पाथ का मतलब, लैम्डा का मतलब समझिए क्या है ये लैम्डा। उन्होंने क्या कहा कि ये मॉलिक्यूल्स इससे टकराएगा जाकर के, दो मॉलिक्यूल्स टकराते हैं, जितनी डिस्टेंस तक मॉलिक्यूल्स बिना टकराए ट्रेवल करता है, जितनी डिस्टेंस तक एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से बिना कोलाइड हुए ट्रेवल करता है, उसे फ्री पाथ बोलते हैं।
जितने डिस्टेंस तक कोई मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से बिना टकराए, वो किसी भी डायरेक्शन से, उनके बीच में कोलिजन होने से पहले जितनी डिस्टेंस एक मॉलिक्यूल तय करता है वही फ्री पाथ कहलाता है। यानी इतना डिस्टेंस फ्री पाथ है आपका। ये अगर यहां से ये वाला इससे टकरा रहा है तो ये आपका क्या है? फ्री पाथ। फ्री पाथ, ये आपका फ्री पाथ है। ये इधर से कोई एक दूसरे से टक्कर अगर दे रहा है, मान लीजिए ये वाला बाद में जाकर इससे टकराएगा, जो इसके बीच की डिस्टेंस होगी वो फ्री पाथ हो जाएगी, दैट इज फ्री पाथ। ऐसे आप क्या करिए, ऐसे आप निकाल लीजिए कि सभी मॉलिक्यूल्स आपस में जितने एटम्स हैं, ये एटम एक दूसरे से कोलाइड होंगे क्योंकि मूव कर रहे हैं रैंडम डायरेक्शन में। ये रैंडम डायरेक्शन में मूव करते समय एक एटम दूसरे एटम से कितना आपका डिस्टेंस तय करता है एक दूसरे से टकराने में, तो ये आपका फ्री पाथ हो गया। अब अगर बहुत ज्यादा एटम्स आपके पास हैं तो इन सभी का आप निकाल करके एक एवरेज निकाल लीजिए कि एवरेज में पूरे सिस्टम में एक एटम को दूसरे एटम से टकराने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, वही आपका हो जाएगा फ्री मीन पाथ। फ्री पाथ है आपके पास, मीन किसका लिया गया? हर एक एटम का आपको कैलकुलेट कर, मान लीजिए इसका 1 mm हो गया, इसका 1 mm, इसका 2 mm, 3 mm, कितना डिस्टेंस से तय करता है। बाद में सभी का आप एवरेज ले लीजिए, आप सभी का मीन निकाल लीजिए, वही आपको जो डिस्टेंस मिलेगी फ्री मीन पाथ। यानी ओवरऑल एक एटम को पूरे सिस्टम में, अभी इसके लिए 1 mm है, इसके लिए 3 mm है, लेकिन पूरे सिस्टम के लिए अगर बात करें तो ओवरऑल जो टाइम एक मॉलिक्यूल लेता है दूसरे मॉलिक्यूल से कोलाइड होने से पहले, वो जो डिस्टेंस तय करता है वो डिस्टेंस आपका फ्री मीन पाथ कहलाती है, दैट इज लैम्डा। और एल आपको मालूम है कैरेक्टरिस्टिक लेंथ ऑफ द प्रॉब्लम है, जो भी आपका, जैसे फॉर एग्जांपल जो भी एटम है, इस एटम का डायमीटर आपने ले लिया। अब क्या कहा नुटसन ने कहा कि अगर ये रेशियो लैम्डा बाय एल, अगर लैम्डा बाय एल की वैल्यू लेस देन 0.1, इंपॉर्टेंट है, दैट इज नुटसन नंबर, अगर ये लैम्डा बाय एल की वैल्यू आपकी लेस देन 0.1 है तो आप, उसने कहा कि ये कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूअम वैलिड है, वैलिड है, कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूअम आपका अप्रोच वैलिड है। अगर लैम्डा बाय एल की वैल्यू लेस देन कितना है? 0.1। ये रेशियो आप निकालिए, 0.1 से अगर कम है तो आप कहेंगे आपकी कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूअम वैलिड है। और कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूअम वैलिड होने का मतलब है एक कंटीन्यूअस मीडिया डेवलप हुआ है उसमें, और जहां पर आप किसी पर्टिकुलर लोकेशन की प्रॉपर्टी के ऊपर सिस्टम की प्रॉपर्टी बता सकते हैं। अब ये लैम्डा बाय एल लेस देन 0.1 का मतलब है ये रेशियो लेस देन 0.1 क्यों होगा? एल आपका फिक्स है, ये डायमीटर ऑफ एटम है, एटम की जो भी होगी डायमीटर आपका फिक्स है ये। अब इसका मतलब है लैम्डा की वैल्यू जितना कम कर सके, लेस देन 0.1 होना चाहिए, यानी जितना ये फ्री मीन पाथ कम होगा, जितना ये फ्री मीन पाथ कम होगा उतना ही ये लेस देन 0.1 के करीब पहुंचेगा, या उससे कम होता जाएगा उतना ही, जितना लैम्डा की वैल्यू कम होगी उतना ही पूरा सिस्टम कंटिन्यूअम के डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। क्योंकि लैम्डा की वैल्यू या फ्री मीन पाथ की वैल्यू कम होगी तो ये रेशियो डिक्रीज करेगा, लेस देन 0.1 आ जाएगा। और नुटसन नंबर में लेस देन 0.1 है तो आप इसका मतलब कंटिन्यूअम अप्रोच की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, इसका इफेक्ट क्या है? लैम्डा की वैल्यू कम होने का मतलब क्या है? फ्री मीन पाथ कम हो रहा है, यानी एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल से टकराने में जो डिस्टेंस तय करनी पड़ती है वो डिस्टेंस क्या हो रही है? कम हो रही है। फ्री मीन पाथ का मतलब है ये मॉलिक्यूल, फ्री पाथ का मतलब क्या है? ये मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से टकराने में कितना ज्यादा डिस्टेंस तय किया, ये फ्री पाथ है आपका। अगर कम होने का मतलब क्या है कि ये मॉलिक्यूल से दूसरे क्या आ रहे हैं? पास आ रहे हैं, यानी एक मॉलिक्यूल दूसरे से टकरा जा रहा है तुरंत। इसका मतलब है मॉलिक्यूल्स जब पास आएंगे, यानी ये सिस्टम जब डेंस होना शुरू करेगा, इसका मतलब आप किसकी तरफ बढ़ रहे होंगे? कंटिन्यूअम अप्रोच की तरफ बढ़ रहे होंगे। या मॉलिक्यूल्स की संख्या बहुत ज्यादा हो जाए, जैसे यही मॉलिक्यूल संख्या बढ़ जाए अगर आपका इस सिस्टम के अंदर, मॉलिक्यूल्स की संख्या बढ़ गई, मान लीजिए बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स आपके आ गए, तो हर मॉलिक्यूल्स को अब दूसरे मॉलिक्यूल से टकराने में ज्यादा डिस्टेंस तय नहीं करना पड़ेगा, बगल वाला मॉलिक्यूल से टकरा जाएगा। तो इसके लिए एवरेज जब आप निकालेंगे तो फ्री मीन पाथ क्या हो जाएगा? बहुत कम हो जाएगा। और अगर फ्री मीन पाथ कम होता जाएगा तो ये रेशियो डिक्रीज करेगा और आप लेस देन 0.1 की तरफ आगे बढ़ेंगे, यानी आप कंटिन्यूअम मीडियम की तरफ आगे बढ़ेंगे। इसका मतलब क्या है?
जब मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं, जब ज्यादा मॉलिक्यूल्स हो या पास पास आ जाए सभी मॉलिक्यूल्स, तो होगा क्या, अब इस लोकेशन को अगर आप टारगेट बेस लीजिए, अब वही एक्सपेरिमेंट यहां दोहराइए। अब यहां पर देखिए, आप यहां पर आप थर्मोमीटर डालेंगे, अब चूंकि ये मॉलिक्यूल्स पास है, अब इधर देखिए मॉलिक्यूल्स, यहां मॉलिक्यूल्स, यहां मॉलिक्यूल, हर जगह मॉलिक्यूल्स का एक सर्टेन, अगर आप देखिए एरिया आप लीजिए यहां पर, तो इस पर्टिकुलर एरिया में नियरली उतने ही मॉलिक्यूल्स हैं जितना यहां पर है, उतने ही यहां पर है, उतने ही यहां पर, उतने ही यहां पर, यानी हर जगह मॉलिक्यूल्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया है, कंटीन्यूअस हो गया है, बराबर हो गया है। तो अब आप यहां अगर आप थर्मोमीटर लगाएंगे, तो सपोज यहां टेंपरेचर 50 डिग्री सेल्सियस मिला, तो अगर आप यहां लगाएंगे थर्मोमीटर, अब आपके चांसेस ये हो गए कि यहां भी टेंपरेचर क्या मिल जाए, आपके 50 डिग्री सेल्सियस मिल जाए आपको टेंपरेचर। फिर यहां आप लगा दीजिए, कहीं भी लगा देंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल्स पास पास हैं, तो इनके बीच में कोलाइड होकर के पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ चुका है। अब हर जगह जो टेंपरेचर होगा लगभग क्या होगा, 50 डिग्री सेल्सियस का टेंपरेचर ये शो करेगा। अब आप इस सिस्टम की प्रॉपर्टी को कह सकते हैं, सिस्टम का टेंपरेचर कितना है, 50 डिग्री सेल्सियस है। ये बेसिक फंडामेंटल है किसका, कंटीन्यूअस अप्रोच का, कि अगर कंटीन्यूअस फॉलो हुआ, कंटीन्यूअस अप्रोच फॉलो हुआ, तो फ्री मीन पाथ कब हुआ, यानी मॉलिक्यूल्स पास पास आना शुरू किए, तो इसका मतलब ये सिस्टम की प्रॉपर्टी बन जाएगा। यानी अब कहीं भी आप डालिए इस थर्मोमीटर को, आपको वही टेंपरेचर मिलेगा 50 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब अब आप कह सकते हैं, यहां डालने पे टेंपरेचर 50, यहां डालने पे 60 हो जाए, यहां 70 हो जाए, तो आप किसी पर्टिकुलर लोकेशन की प्रॉपर्टी को सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं बना सकते हैं। लेकिन जैसे ही अगर टेंपरेचर यहां भी 50, यहां 50, यहां जब हर जगह 50 ही है, तो आप किसी लोकेशन की प्रॉपर्टी क्यों बोलेंगे, आप बोल देंगे पूरे सिस्टम की प्रॉपर्टी, पूरे सिस्टम का टेंपरेचर कितना है, 50 डिग्री सेल्सियस। तो यानी दो अप्रोच है, एक ये अप्रोच है कि मॉलिक्यूल्स की क्वांटिटी कम, एटम्स कम हो, और उसके बाद आप पूरे सिस्टम की प्रॉपर्टी न बता करके आप इंडिविजुअल लोकेशन की प्रॉपर्टी को नोट डाउन करिए, और उसके बाद एक एवरेज निकाल लीजिए। एक तरीका ये है, या एक दूसरा तरीका है कि अगर मॉलिक्यूल्स ज्यादा है, तो आप पूरे सिस्टम की प्रॉपर्टी को एक साथ लिख दीजिए कि इसका टेंपरेचर क्या है, 50 डिग्री सेल्सियस। अगर टेंपरेचर की प्रॉपर्टी या कोई भी प्रेशर आप कैलकुलेट कर रहे हो, कोई भी प्रॉपर्टी आप थर्मोडायनामिक कैलकुलेट कर रहे हो, तो आप लिख दीजिए सीधा कि इसका टेंपरेचर ये है, क्योंकि आपको अब आपको इस बात की चिंता नहीं है कि यहाँ मॉलिक्यूल्स कम है या ज्यादा, क्योंकि ये कंटीन्यूअस डिस्पर्सन है, यहाँ जितने होंगे वहां इतने, यहाँ इतने, यहाँ इतने, इतना, तो जो भी टेंपरेचर यहाँ होगा वही टेंपरेचर यहाँ, यही टेंपरेचर यहाँ। यानी फ्री मीन पाथ कम होने का मतलब है मॉलिक्यूल्स पास पास आ रहे हैं। मॉलिक्यूल्स पास आएंगे तो आपका इक्विलिब्रियम जल्दी स्टेबलाइज हो जाएगा, और जिसकी वजह से आपको सिस्टम की प्रॉपर्टी जल्दी मिल जाएगी। तो अब मॉलिक्यूल्स पास पास नहीं है, तो ये ऐसा सिस्टम डेवलप हुआ आपके पास, और एक मॉलिक्यूल्स पास पास है जहां पर एवरेज ले लिया गया पूरे सिस्टम का टेंपरेचर, आप 50 डिग्री बोल दिए, यहां पर इंडिविजुअल लोकेशन का टेंपरेचर था। तो थर्मोडायनामिक्स में इस कंटिन्यूअम से दो अप्रोच मिला, जिसको पढ़ने का, थर्मोडायनामिक्स को पढ़ने के लिए दो अप्रोच मिला। पहला अप्रोच है आपका माइक्रोस्कोपिक अप्रोच, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच, और दूसरा है मैक्रोस्कोपिक अप्रोच, थोड़ा सा इसको कंफ्यूजन कभी कभी इसमें होता है कि माइक्रो मैक्रो में, तो आप सीधा से देखिए आई यहां पर है, ये दिस इज आई फॉर इंडिविजुअल, आई फॉर इंडिविजुअल, और ए यहां लगा है तो ये दिस इज फॉर एवरेज। याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि माइक्रो में आई इंडिविजुअल है, यानी जब आप इंडिविजुअल पार्टिकल के बारे में स्टडी करेंगे तो आप माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में जाएंगे, जब आप एवरेज आप स्टडी करेंगे पूरे सिस्टम का तो आप माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में जाएंगे। ज्यादा बेटर कौन सा होगा इसमें, ये डिपेंड करता है सिचुएशन कैसी है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी ऐसी सिचुएशन मिलती है जैसा यहाँ पहले फिगर में दिया हुआ है, इस फिगर में जैसा दिया हुआ है, यहाँ मॉलिक्यूल्स कम है, अब आपके लिए क्या है, इजी है इस मॉलिक्यूल्स को पकड़ना, इन सभी मॉलिक्यूल्स को पकड़ करके इनकी काइनेटिक एनर्जी, इनकी जितनी भी प्रॉपर्टी है, इनके पास जो एनर्जीज है, जिस भी प्रॉपर्टी के बारे में आपको स्टडी करना है, इनको पकड़िए, इनके बारे में एक चार्ट बनाइए, इसकी काइनेटिक एनर्जी, इसकी काइनेटिक एनर्जी, हर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी का एक चार्ट बना लीजिए।
और उसके बाद एवरेज सबका निकाल लीजिए। एक तरीका आपके पास ये है, क्योंकि ये एक्यूरेट रिजल्ट देगा और क्योंकि इसका आपके पास मॉलिक्यूल्स कम है, तो आप किसी लोकेशन की प्रॉपर्टी को सिस्टम की प्रॉपर्टी बोल नहीं सकते, आपकी मजबूरी है। तो हर मॉलिक्यूल लेवल पर आप जाकर के स्टडी करेंगे। अगर एटॉमिक लेवल पर आप जाकर स्टडी करते हैं तो अप्रोच आपका क्या कहलाता है? माइक्रोस्कोपिक अप्रोच कहलाता है, जहां पर या इस अप्रोच को थर्मोडायनेमिक्स में स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं, इसे स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। लेकिन इसके लिए कंडीशन है कि यहां पर ये तब यूज करिए जब इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स को पकड़ करके, चूंकि स्टडी करना है आपको, तो ये तब यूज करिए जब यहां सिस्टम की डेंसिटी कम हो, यानी मॉलिक्यूल्स कम हो सके। तो जैसे जैसे आप यहां से ऊपर जाएंगे वैसे वैसे हायर एल्टीट्यूड पे क्या होगा? हायर एल्टीट्यूड पे डेंसिटी पेज करेगी, यानी पर्टिकुलर वॉल्यूम में मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? कम होंगे। तो ये अप्रोच जो है हायर एल्टीट्यूड पर रिसर्च पर्पस के लिए यूज किया जाता है, जिसका नाम है माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। क्योंकि आप जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे ही सर्टेन वॉल्यूम में आपका मास कम होता जाएगा, यानी डेंसिटी डिक्रीज करेगी। तो कम डेंसिटी वाले रीजन में जहां पर मॉलिक्यूल्स कम हैं, वहां पर इंडिविजुअल लेवल पर स्टडी करनी आसान हो जाती है और वहां इंडिविजुअल एक्यूरेट रिजल्ट देता है। इसलिए आप क्या करेंगे? स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स को पकड़ लेंगे। लेकिन जब आप इतने ज्यादा मॉलिक्यूल्स के बारे में चर्चा कर रहे होंगे तो हर मॉलिक्यूल्स के लेवल पर जाकर के उसके टेंपरेचर, उसके प्रेशर या जितनी भी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी हों उनके बारे में स्टडी करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो आप एक एवरेज बिहेवियर पर आ जाते हैं। एवरेज बिहेवियर माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में आता है, जिसे आप क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स, क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं, ये क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स कहलाता है। तो दो अप्रोच कंटिन्यूम से निकल के आएंगे। एक जहां पर कंटिन्यूम फॉलो नहीं हो रहा है, यानी फ्री पाथ बहुत ज्यादा है। ज्यादा होने का मतलब है उनके बीच में गैप ज्यादा है, यानी मॉलिक्यूल्स उस सिस्टम के अंदर कम है। और मॉलिक्यूल्स अगर कम है, फ्री पाथ ज्यादा है, तो आप इस अप्रोच में चलिए, इंडिविजुअल पकड़िए उसको। माइक्रोस्कोपिक अप्रोच बेटर रिजल्ट देगा। लेकिन जब मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा होगा तो हर मॉलिक्यूल्स को पकड़ना और उसके बारे में, एक मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी करना डिफिकल्ट टास्क है। इसलिए आप एवरेज अप्रोच फॉलो करेंगे सिस्टम का, दैट इज will come in the under the section of microscopic approach, जिसे एवरेज अप्रोच बोलते हैं, जिसे क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स भी बोला जाता है। तो दो तरह के थर्मोडायनेमिक्स के पास हमारे पास ऑप्शन है। एक स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स है हमारे पास और दूसरा क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स है। स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स या आप इंडिविजुअल अप्रोच की थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हर मॉलिक्यूल्स लेवल पर आप जाकर के स्टडी करते हैं, और क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स या एवरेज बिहेवियर थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आप क्या करेंगे? मैक्रोस्कोपिक अप्रोच के अंदर आप पूरे सिस्टम की प्रॉपर्टी की एवरेज प्रॉपर्टी को लेंगे और उसको डील करते हैं। तो दो तरह के अप्रोचेस हमारे पास हैं। हम जिस थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ते हैं वो है क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स, जहां पर हम लोग एवरेज बिहेवियर पढ़ा जाता है। हम इंडिविजुअल लेवल पर जाकर के हर मॉलिक्यूल्स के बारे में आप पढ़ेंगे, तो दैट विल बी द पार्ट ऑफ रिसर्च। रिसर्च का पार्ट है आपका। रिसर्च लेवल में आप माइक्रोस्कोपिक अप्रोच को फॉलो करते हैं। तो इंपॉर्टेंट थिंग ये है, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच हेल्पफुल कहां होती है? ये अप्रोच हेल्पफुल है जहां पर मॉलिक्यूल्स की संख्या क्या होती है? एटम की संख्या कम होती है, यानी हायर एल्टीट्यूड पर अगर आप जाएंगे, जितना ऊंचाई पे जाते जाएंगे, पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर मास कम होता जाएगा और वो अप्रोच उतना ही इफेक्टिव होता जाएगा। तो आप माइक्रोस्कोपिक अप्रोच हायर एल्टीट्यूड पर क्या होता है? ज्यादा अच्छा रिजल्ट देता है इन कंपेयर टू मैक्रोस्कोपिक अप्रोच, क्योंकि आप वहां पर यहाँ मॉलिक्यूल्स मिला, यहाँ नहीं मिला, आपको यहाँ मिला, यहाँ नहीं मिला, तो ये फ्री मीन पाथ ज्यादा होगा और लैम्डा बाय एल की वैल्यू लेस देन 0.1 फॉलो नहीं करेगी। तो कंटीन्यूअम अप्रोच इस बात को बता रहा है कि कंटीन्यूअम अप्रोच अगर सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब आप किसी पर्टिकुलर लोकेशन की चिंता न करिए, प्रॉपर्टी की, पूरे सिस्टम की प्रॉपर्टी की चिंता करिए। आप इस बोल दीजिए सिस्टम का टेंपरेचर 50 डिग्री है, जैसे आपने सिस्टम के बारे में चर्चा करना शुरू किया, इसका मतलब है कॉन्सेप्ट ऑफ कंटीन्यूअम क्या हो गया है? फॉलो हो गया है। तभी जाकर के हम बोल सकते हैं कि सिस्टम का टेंपरेचर 50 डिग्री सेल्सियस है या 50 यूनिट है आपका। तो ये एक अप्रोच है आपका क्लासिकल में, आपका माइक्रोस्कोपिक है, और आपका इंडिविजुअल अप्रोच जो चलेंगे स्टैटिकल, तो उसमें माइक्रोस्कोपिक अप्रोच है। तो आप दो हेडिंग डालिएगा, एक माइक्रोस्कोपिक अप्रोच का एक सेक्शन बनाइए, यहाँ पर एक माइक्रोस्कोपिक अप्रोच लिखिए, माइक्रोस्कोपिक स्कोपिक, और इधर आप डालिए मैक्रोस्कोपिक
मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आई फॉर इंडिविजुअल है, ए फॉर एवरेज है। कुछ पॉइंट्स इसके पहले पॉइंट में लिखेंगे कि लिखिएगा इन माइक्रोस्कोपिक अप्रोच, इन माइक्रोस्कोपिक अप्रोच द बिहेवियर ऑफ, इन माइक्रोस्कोपिक अप्रोच द बिहेवियर ऑफ individual molecule is taken into consideration. The behavior of individual molecule is taken into consideration. Individual molecules का behavior consider किया जाता है, is taken into consideration. Second point लिखेंगे, this approach is known as statistical thermodynamics. This approach is known as statistical thermodynamics. Static का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा इंडिविजुअल लेवल पे जाकर के। This approach is known as statistical thermodynamics. This approach is known as statistical thermodynamics. Third point, this approach is useful at higher altitude. This approach is useful at higher altitude. This approach is useful at higher altitude. ब्रैकेट में लिख दीजिए लोअर डेंसिटीज, लोअर डेंसिटी जहां पर कम हो डेंसिटी, यानी पर्टिकुलर वॉल्यूम को अगर आप लें तो वहां मॉलिक्यूल्स कम होने चाहिए टू लोअर डेंसिटी। तो ये अप्रोच क्या है, यूजफुल होगा क्योंकि वो बेटर रिजल्ट देगा। क्योंकि आप ऐसे आप एवरेज नहीं ले सकते, वहां पे इंडिविजुअल लीजिए अप्रोच, यहाँ पे कुछ मिलेगा, यहाँ पे कुछ मिलेगा, तो हर मॉलिक्यूल्स को पकड़िए, आप उसके बारे में स्टडी करिए, स्टैटिक्स का इस्तेमाल करिए। इसलिए थर्मोडायनामिक्स का क्या नाम पड़ गया, स्टैटिकल थर्मोडायनामिक्स। सेकंड में आप आएंगे मैक्रोस्कोपिक अप्रोच में लिखेंगे इन मैक्रोस्कोपिक अप्रोच, इन मैक्रोस्कोपिक अप्रोच, in macroscopic approach average behavior of molecule, average behavior of molecule, average behavior of molecule is taken into consideration, is taken into the consideration. And second point लिख लेंगे इसके अंदर, this approach is known as classical thermodynamics. 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 जहां पर हम लोग क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स के अंदर हम लोग इस थर्मोडायनामिक्स को पढ़ने की कोशिश करेंगे जो हमारे कोर्स में है, अंडर ग्रेजुएट कोर्स जो हमारा है उसके अंदर क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स है। क्योंकि जो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच है रिसर्च में आप लोग देखेंगे क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स, तो हम लोग जो जिस थर्मोडायनामिक्स को हमें पढ़ना है, जो अप्रोच हमें फॉलो करना है, उसमें एवरेज बिहेवियर ही चलेगा सिस्टम का जो आप कंसीडर करेंगे, और वो किसका पार्ट होगा, क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स का पार्ट होगा। तो यहाँ पर आज हम लोग अपने लेक्चर को एंड करेंगे, और अब आगे चल करके हम लोगों को अभी क्या देखना है, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है, कैसे आप थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम को अचीव कर सकते हैं, जिसका जैसे फॉर एग्जांपल कैसे केमिकल इक्विलिब्रियम आएगा, कैसे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम आएगा, कैसे थर्मल इक्विलिब्रियम आएगा। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है कि प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, थर्मोडायनामिक स्टेट क्या होता है, प्रोसेस क्या है, वर्क क्या है, तमाम ऐसी चीजें जो आगे चल करके आपको मिलने वाली है, जो इस सब्जेक्ट की नींव तैयार करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको जो है डिस्कस करेंगे आगे चल करके, और अभी तक जो हुआ है उसको समराइज आप करेंगे कि हम लोगों ने सिस्टम के बारे में पढ़ा, थर्मोडायनामिक सिस्टम क्या है, थर्मोडायनामिक्स है क्या, पहले तो लो ग्रेड एनर्जी, हाई ग्रेड एनर्जी,
डिसऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी, जरूरत क्यों है कन्वर्ट करने की, वो स्टॉलिक एग्जांपल से हम लोगों ने समझा। उसके बाद हम लोगों ने सिस्टम को समझा, फिर कंट्रोल वॉल्यूम, कंट्रोल मास हमारे पास है। कंट्रोल मास से हमने एक सिस्टम डेवलप किया जिसे क्लोज सिस्टम बोला हमने, कंट्रोल वॉल्यूम से एक सिस्टम लिया जिसे ओपन सिस्टम बोला, और एक उसमें हम टेक्निकल पैरामीटर भी लाए कि कैसे एक ओपन सिस्टम को आप कंट्रोल वॉल्यूम नहीं भी कर सकते हैं अगर बाउंड्री उसकी एक्सपेक्ट कर रही होती है। फिर हम लोगों ने आगे चल करके कुछ एग्जांपल्स देखे और उसके बाद हम लोगों ने कंटिन्यूम अप्रोच बनाए। कंटिन्यूम अप्रोच हालांकि फ्लूइड मैकेनिक्स का ज्यादा पोर्शन इस पे कवर किया जाता है, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में चूंकि जब सिस्टम की प्रॉपर्टी को आप डील कर रहे होते हैं, जब आप प्रॉपर्टी पे चर्चा कर रहे होते हैं, तो आपको कंटिन्यूम अप्रोच या नुड्सन अप्रोच को आपको फॉलो करना पड़ता है। नुड्सन अप्रोच आपके सामने है कि λ/L < 0.1। अगर ये अप्रोच फॉलो होता है तो हम किसी लोकेशन की प्रॉपर्टी को पूरे सिस्टम की प्रॉपर्टी या एवरेज प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम कर सकते हैं। और यहीं से दो शाखाएं थर्मोडायनेमिक्स से डेवलप हुई। एक का नाम पड़ा आपका माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में पढ़ाई करने का, और दूसरा है माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में, जिसे क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं, जिसे हम इस वक्त और आगे चल करके आगे पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर योर अटेंशन।